अगर कोई इनसे उनसे पूछे ना हो कि कौन सी ऐसी बुक है जो आप कोई भी डोमेन में हो, कोई भी फील्ड में हो, आपको पढ़नी चाहिए, तो मैं वो बुक कई बार रिकमेंड करता हूँ। होमो सेपियंस में भी ना वो ये चीज़ बता रहे थे कि हम एज अ रेस बाकी सारे जानवरों से क्यों आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमने कोलैबोरेट करना चालू किया। मतलब अगर आप एक जगह पे 100 कुत्तों को साथ में रख दो तो वो शायद से आपस में लड़ झगड़ के सब खत्म कर देंगे, लेकिन 100 इंसानों को रख दो, उनको कोई एक गोल दे दो और साथ में काम करो, वहाँ पे शहर बन जाएगा। क्या जो ये जो किताब है, ये किताब आप कह सकते हो कि वन ऑफ दोज बुक्स है जो लोगों को डेफिनेटली पढ़नी चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? तो बुक रीड करना है, क्योंकि जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स है बुक रीड करता है, जितने भी लीडर्स है वो रीडर्स है, जितने भी लोगों को मतलब मैं वो बहुत ऊंची निगाहों से देखता था कि यार बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये वो मतलब जिनको देखता सब रीडर्स निकले। एक किताब है बहुत ही अच्छी, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड। तो ये जो किताब है ये बात करती है अबाउट आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड उसको रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है? तो वो उनकी लाइफ भी खराब कर रहा है, उनके रिजल्ट्स भी खराब कर रहा है। जबकि हैप्पीनेस एडवांटेज बोल रहा है आपको, आपकी हैप्पीनेस को आपका एडवांटेज बनाना है जो आपको सक्सेस देगा। ग्रैटिट्यूड और पेशेंस मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं और आई थिंक जिंदगी भर अपना प्रैक्टिस होते रहेगी, लेकिन अच्छा इसको ही प्रैक्टिस करना है अपने को और दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। गार्बेज इन गार्बेज आउट, एज अ मैन थिंक इट जो बुक है, माइंड इज लाइक अ गार्डन, अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे वो खराब हो जाएगा। उसमें अच्छे अच्छे बीज डालते रहो, अच्छी अच्छी चीजें बोते रहो। कुछ ऐसा जो आप सजेस्ट करेंगे लोगों को ताकि वो विजुअलाइज बेटर कर पाए? आई थिंक मैंने किसी के ऑथर ने तो बुक पढ़ा था कि ड्रॉ योर लाइफ, उसका एक कॉन्सेप्ट था, ड्रॉ करना चालू करो अपनी जिंदगी को जैसा आप चाहते हो। एक किताब है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, वो वेल्थ माइंडसेट के बारे में बात करती है बहुत। आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू बिलीव इन दैट कि एक वेल्दी माइंडसेट है क्या? 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक भी है, कोलैबोरेशन का पावर, सिनर्जी का पावर सिखाती है। वो यही बोलती है कि हमें ना एबेंडेंट रह के सोचोगे, जब अपने आइडियाज भी शेयर करोगे तो आपको उसके ऊपर फीडबैक मिलेंगे। शायद से आपका जो आइडिया आपने सोच के रखा था वो बेवकूफ वाला आइडिया है, आपको कोई दूसरा इंसान बता देगा इसमें फ्लॉज क्या है, फीडबैक दे देगा, बट आप इतने स्कैरसिटी में हो कि अपने आइडिया कभी बता ही नहीं रहे हो, शेयर ही नहीं करो, उसको सब छुपा के रखे हो, वो कभी फिर बड़ा होगा ही नहीं क्योंकि आपने उसको इतना छुपा के रखा। कई बार हमें लगता है सिंपल इज ईजी, सिंपल इज नॉट ईजी। सिंपल एज अ सिंपल चीजें सबसे मुश्किल होती है। जिम जाना सिंपल है बट मैक्सिमम लोग नहीं जा पाएंगे। आपकी थॉट्स कई जगह ट्रैवल कर चुकी होती है, बहुत किताबों को ट्रैवल कर चुकी होती है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ होता है, आप उनके एक्सपीरियंसेस को जान चुके होते हैं, एंड विद द टाइम जो एक विजडम किताबों की या लोगों की जब आप गेन करते हो तो वो वहां से निकलते हैं सारे के सारे थॉट जो आपने एक्सप्रेस किए। हेलो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो हमारे गेस्ट हैं ये मेरे फेवरेट यूट्यूबर हैं। जब मैंने अपनी बुक समरी की जर्नी को शुरू किया था तब मैं एक चैनल था जिसको मैं कंसिस्टेंटली देखता था, बहुत सारी इंस्पिरेशन लेता था, और इनकी जो स्टाइल थी, जिस स्टाइल से बात करते हैं, जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं, उसने मुझे हमेशा से बहुत इंप्रेस किया है। आई थिंक 6 साल पहले जब ये जर्नी शुरू हुई थी तब से लेकर आज तक मैं पर्सनली खुद इनका फ़ैन हूँ, खुद मैं इनकी समरीज देखता हूँ, खुद मैं इनके पॉडकास्ट सुनता हूँ और बहुत सारी एनर्जी लेता हूँ। और तो आज वो दिन आ गया है जब हम बात करने वाले हैं इन्हीं से बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी के बारे में, किताबों के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर इनके खुद के एक्सपीरियंस के बारे में, ताकि हम एक अलग एंगल से, अलग नज़रिए से लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग को समझ पाए। सो जिशान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच भाई, बहुत ही वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट इंट्रोडक्शन मेरे को ऐसा लगा आपने दिया भी मेरे बारे में क्योंकि आपने पर्सनली मतलब एक वो दे दिया ना कि मैं खुद देखता हूँ, तो वो एक काफ़ी ऑथेंटिसिटी भी आ जाती है कि यार ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। थैंक यू सो मच भाई इतना प्यारा इंट्रोडक्शन देने के लिए, थैंक्स फॉर हैविंग मी। थैंक यू। कई बार होता है, देखो हम सब लोग अपने अपने में बिजी हैं, आप भी बहुत 2-3 चैनल आप चला रहे हो, मैं भी चला रहा हूँ, बट कभी इतना मौका मिलता नहीं इंटरेक्ट करने का, भी बहुत ज़्यादा बात करने का। तो मुझे लगता है कि ये अच्छा, इस बहाने से हम मिल रहे हैं तो इस बारे में आई थिंक जितना मिस हो जाता है तो कवर अप कर लिया जाए। लेकिन सच में मैंने आई थिंक जब मैं लास्ट टाइम मैं मिला था मैंने तब भी आपको बोला था, और आई जेन्युइनली फील दिस कि कोई जो स्टोरी टेलिंग की आर्ट में जो बहुत अच्छा पसंद है मुझे पर्सनली वो आप हो। थैंक यू। और आपने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं तो मैं समझता हूँ कि हम जो किताबें पढ़ते हैं उनका विजडम का जो लेवल है वो एक अलग होता है। तो आज जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक चीज़, पहला मेरा जो सवाल है मैं इससे शुरू करना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आपका वर्जन क्या है? आप क्या समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मेरा तो बेसिक है, मतलब मैं इसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुसा भी नहीं हूँ और बहुत ज़्यादा इसको कुछ भी नहीं समझता हूँ। तो मैं एक बिलीव हमेशा रखता हूँ, लाइफ को बहुत ज़्यादा ब्लैक एंड वाइट में नहीं देखना चाहिए, ग्रे एरियाज़ में मुझे लगता है सच्चाई बहुत ज़्यादा होती है। तो एक चीज़ यही मैंने सीखा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में कुछ लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं, तो मुझे वो भी सही नहीं लगता। और मुझे लगता है कि ऐसा भी मत समझो कि फालतू बकवास है, देयर इज़ समथिंग। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैंने पहले भी कही थी कि अगर आपको एक चीज़ चाहिए, एक घर चाहिए,
और आप उसके बारे में सोच रहे हो, आप विजुअलाइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, बट आपने सोच लिया उसके बारे में, आपने उसको अपने कॉन्शियस माइंड में डाल दिया, मे बी सबकॉन्शियस में आपके दिमाग में है, और वो कई बार आप उसका रिपीट हो रहा है कि मुझे घर चाहिए, मुझे घर चाहिए, तो वो चीज़ें कई बार हो जाती है। जैसे कि मैं जहाँ पहले रहता था और जहाँ पे अभी मेरा ऑफिस है, उसके बीच में कुछ कॉलोनी पड़ती है, कोहिनूर सिटी है, वहीं पे मैं सोचता था यहाँ पे घर होना चाहिए। ओके। मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया उस चीज़ के लिए, लेकिन वहाँ पे घर हो गया। तो वो होता है। जैसे कि और भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि यार मैं जब कॉलेज में था, रिजवी कॉलेज में था, और वहाँ पे आप फेस्ट में जाते हो, फंक्शन चल रहा था, दूसरा कॉलेज था, इंजीनियरिंग कॉलेज अलग है और ये बीकॉम ये सारी कॉलेज अलग है। अब हम लोग इंजीनियर वाले इतने फेस्ट वे सब होती नहीं है, इधर ज़्यादा अच्छा फेस्ट होता है, वहाँ पे क्या तो बस भीड़ है, अच्छा माहौल चल रहा है, सारे इवेंट तो अच्छे चल रहे थे, लेकिन डांसिंग का इवेंट हुआ, वहाँ पे सब क्रेजी हो जाते थे। मतलब जब भी डांस आता ना, सिंगिंग सब इन्जॉय करते, लेकिन डांसिंग आता सब क्रेजी हो जाते थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि यार वहाँ पे जब मैं खड़ा था, सब चीयर कर रहे थे डांसर्स के लिए, तब मेरे दिमाग में ऐसा आया कि यार एक दिन मेरे को भी स्टेज पे ऐसा परफॉर्म करना है और लोग मेरे लिए चीयर करें। तो वो टाइम पे बस मैंने ऐसा सोचा, और मुझे पता नहीं था ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या है, बट वैसा हुआ। उसके बाद वही बिलीफ के साथ, मतलब वो मुझे चाहिए करके मैंने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, और हमारे जो कॉलेज की जिम थी वहीं पे करना चालू किया। तो कोई एक बंदे ने मुझे देख लिया, मैं और मेरा दोस्त दोनों हम लोग डांस पे प्रैक्टिस कर रहे थे, मतलब ऑटोमेटिकली डॉट्स कनेक्ट होने लग गए, और एक टाइम आया कि मैंने अपने कॉलेज में परफॉर्म किया, सोलो नहीं, ग्रुप में हमने परफॉर्म किया, एंड वी वॉन। फिर हमने कुछ कॉलेजेस में भी गए, वहाँ पे भी परफॉर्म किया और जीते। तो मतलब जब आप कुछ चीज़ सोच लेते हो, आपके दिमाग में डाल देते हो, और उससे रिलेटेड मुझे लगता है आप एक्शन लेते हो, कुछ ना कुछ उसके उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहते हो ना, तो वो चीज़ होती है। और मेरे लिए यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपके उस रास बोलते हैं ना, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम साइंस के हिसाब से, कि आप अब रूम में अगर मैं रेड कलर पे ज़्यादा फोकस करूंगा तो मेरे को रेड कलर ज़्यादा दिखेंगे। Right. इस रूम में अगर मैं ग्रीन ढूंढने जाऊंगा तो ग्रीन दिखेंगे, लेकिन जब मैं ग्रीन देख रहा हूँ तब मुझे ज़्यादा रेड नहीं दिखेंगे। हमारा ब्रेन, हम जहाँ भी फोकस करते हैं वहीं पे हमारा अटेंशन जाता है, वहीं पे हमारी एनर्जी फ्लो होती है, वहीं पे रिजल्ट्स मिलता है। और आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए ये है। अमेजिंग, अमेजिंग। सो आपने भी ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ों, काफ़ी किताबों के बारे में पढ़ा है, और आपके पॉडकास्ट में भी ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली जब हम लोगों से बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी, तो भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। तो आपका जो जर्नी थी, जब लोग मुझसे भी सवाल पूछते हैं तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड के बारे में कब जाना? आई थिंक बहुत पहले ही आ गया था। एक बुक थी, उसका नाम नहीं याद आ रहा है उस बुक का, TNT डायनामाइट, कुछ अजीब से नाम था। अच्छा, okay. उस बुक में उसका जिक्र हुआ था पहली बार, बट उधर पे इतना मैंने उसके अंदर घुसा नहीं था। फिर रिच डैड थिंक एंड ग्रो रिच बुक थी, उसके अंदर भी थोड़ा सा उसको बताया, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गया, बट बताया उस कॉन्सेप्ट के बारे में। आई थिंक वीडियोज़ के थ्रू ही, मुझे लोगों के थ्रू ही मालूम पड़ा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन करके कोई चीज़ होती है, वो काम करती है। और टू बी ऑनेस्ट, जब पहली बार मुझे मालूम पड़ा, बहुत फैसिनेटिंग लगा कि यार ऐसा होता है क्या, सोचने से भी चीज़ें होती है क्या। थिंक एंड ग्रो रिच का तो नाम भी काइंड ऑफ वही ना, थिंक एंड ग्रो रिच, तो उसका मोटा मोटा क्रक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही है। आई थिंक सीक्रेट बुक से ही वो इंस्पायर्ड होकर, मतलब थिंक एंड ग्रो रिच भी ये सब बनी हुई है, तो वो क्रक्स आ रहा था वहीं से, समझो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन से और ज़्यादा इंट्रोड्यूस्ड हुआ। तो जैसे अगर हम बात करें थिंक एंड ग्रो रिच की, ठीक है, थिंक एंड ग्रो रिच में टॉक्स अबाउट लॉट ऑफ माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट टू अर्न मनी एंड लॉट ऑफ हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना, उसके बारे में। तो व्हाट डू यू थिंक कि जो हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है ये कितना ज़रूरी है? राइट, आई थिंक वो बुक में स्टार्टिंग में ना कुछ प्रिंसिपल्स है जो बहुत पावरफुल है। मेरे को वो बुक बहुत अच्छी लगती है। अगर कोई इनसे उनसे पूछे ना वो कि कौन सी ऐसी बुक है जो आप कोई भी डोमेन में हो, कोई भी फील्ड में हो, आपको पढ़नी चाहिए, तो मैं वो बुक कई बार रिकमेंड करता हूँ। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने ChatGPT से भी पूछा, मालूम क्या, मेरा पर्सनल आया था कि थिंक एंड ग्रो रिच मैं बोलूंगा, बट सब लोग थिंक एंड ग्रो रिच ही बोलते हैं, तो कई बार अलग लगता नहीं है, कुछ अलग देना चाहिए। हमेशा लोग बोले अरे वही क्लासिक बुक बोल रहा है। कई लोग कमेंट में भी डाल देते, मैंने एक कमेंट में पढ़ा था, भाई इसको कुछ है ना बुक इतना पढ़ता ही नहीं है, ये जो फेमस बुक है वही चीज़ बोल रहा है। तो मेरे को लग गई, मैं बोला नहीं यार, मैं तो पढ़ता हूँ बुक, बहुत सारी सुनता हूँ एटलीस्ट। तो मैंने ChatGPT से पूछा कि विच विल बी द वन ऑफ द बेस्ट बुक जो कोई भी एक इंसान को रिकमेंड करी जाए। ChatGPT ने बोला थिंक एंड ग्रो रिच करो, क्योंकि उसके जो प्रिंसिपल्स है ना बहुत वाइड है यार। मतलब पहली चीज़, अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए तो बर्निंग डिजायर होना चाहिए आपके अंदर। एक बर्निंग डिजायर सारी चीज़ का स्टार्ट पॉइंट होता है। फिर आपका माइंडसेट सही होना चाहिए, आपको गोल सेट करना चाहिए, आपको प्लान करना चाहिए, आपके पास एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके अंदर, आप ऐसे कुछ भी हवे में नहीं कर रहे हो, प्लस आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे कोर जो प्रिंसिपल्स है ना उसके, वो मुझे बहुत पावरफुल लगे, इसीलिए वो एक वन ऑफ ऐसी बुक्स है
जो मैंने कई बार रिपीट भी करा, रिपीट करके सुना। खैर अभी तो बहुत टाइम हो गया नहीं सुनाऊं, बट यूजुअली मतलब कुछ समझ में नहीं रहा तो कई बार मैं ऑडियो बुक में वही सुन के सुनता रहता था। तो इसीलिए मुझे वो बुक काफ़ी सही लगती है। तो जो इसमें दो पार्ट पे बात करते हैं, एक तो एक पार्ट है आपने भी शेयर किया अबाउट हैविंग अ बर्निंग डिज़ायर, क्योंकि मेरे को भी ये महसूस होता है कि एक चीज़ है विशफुल थिंकिंग, हाँ, दूसरा है हैविंग अ बर्निंग डिजायर कि मतलब ये तो करना ही करना है। तो ये आपको लगता है कि पीपल हु मिस आउट ऑन बर्निंग डिजायर दे मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स? आई थिंक है ना, एक फिलोसफी कई लोग ये भी बोलते हैं ना डिज़ायर एकदम गलत है, गलत है, गलत है। मुझे लगता है डिज़ायर गलत नहीं है यार, वो हमें मोटिवेट करता है। अगर आपके अंदर डिज़ायर नहीं है तो आज हम लोग ये पॉडकास्ट ही नहीं कर रहे होते, आज तक ये बात आप तक पहुंचती ही नहीं। अगर हमारे अंदर डिज़ायर ही हम खत्म कर दे तो हम मतलब कुछ करेंगे ही नहीं लाइफ में ना। हम फैमिली मतलब आपकी लाइफ जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ है, हम अपनी किसी भी कैपेबिलिटी का यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। फिर हम शायद जंगल में जाके सिर्फ बैठ जाके किसी की केयर नहीं कर रहे, उसमें भी शायद ब्लिसफुलनेस मिल जाएगा, मज़ा आ जाएगा, बट मुझे लगता है हम अपने फुल पोटेंशियल को रीच नहीं कर पाएंगे। देखो एक अगेन वही एक्सट्रीम में नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि पूरे डिज़ायर्स को पूरा खत्म करके कुछ भी मत करो, या ऐसा भी नहीं कि डिज़ायर्स ही सब कुछ बन जाए कि लोग पैसे के पीछे एकदम पागल हो जाते हैं, कितना भी खा लो। एक बुक है इन द रेल्म ऑफ हंग्री घोस्ट, वो उसके अंदर वो बुक में ना ऑथर बताते हैं वो एडिक्ट लोगों से उन्होंने बहुत डील किया। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग बोली, एडिक्शन कई बार सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ हीरोइन का, नशे का, कोकेन का नशा होता है। नशा कई बार पावर का भी होता है, पैसे का भी होता है। अब नेपोलियन का नेपोलियन आई थिंक सो बोनापार्टी है ना वो, जिन्होंने मतलब बहुत जंगें लड़ी, बहुत सारे लैंड एक्वायर किए। उन्होंने बोला इनडायरेक्टली वो भी नशेड़ी था उसको नशा सिर्फ ये कोकेन ये सब चीज़ का नहीं था, उसको नशा था पावर का। तो उसके वजह से भी तो कितने लोग मरे। एटलीस्ट एक हीरोइन जो कर रहा है मतलब गलत काम कर रहा है, वो अपना नुकसान कर रहा है काइंड ऑफ, बट इसने तो कितने सारे लोगों को मार डाला अपने एडिक्शन के चक्कर में। तो एडिक्शन कई बार आता है जब आपके अंदर एक एम्प्टीनेस होता है, आपके अंदर एक खालीपन होता है, उससे हम फील करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग पावर से करते हैं, कुछ इससे करते हैं, कुछ उससे करते हैं। वो भी आपको एक चीज़ समझ के रखना चाहिए, उतने एक्सट्रीम में भी नहीं जाना। अगर आपके अंदर सच में कुछ एम्प्टीनेस है जिसको फुलफिल करने के लिए आप पैसे के पीछे जा रहे हो या फिर फेम के पीछे जा रहे हो, वो भी एक पर्सपेक्टिव है, बट ऐसा भी नहीं कि डिज़ायर नहीं होना चाहिए। तो एक हेल्दी डिज़ायर मेरे हिसाब से यही होगा कि आपको कुछ चीज़ करनी है और कुछ लाइफ में अचीव करना है, और वो जितना ज़्यादा आपको रहेगा कि हाँ ये चीज़ करनी है, उतना पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगा कि वो होगा आपकी लाइफ में। बुक एटलीस्ट रिच डैड थिंक एंड ग्रो रिच यही बताती है कि जितना आपका बर्निंग डिज़ायर होगा कोई भी चीज़ को अचीव करने का, उतना आप कुछ ना कुछ रास्ता निकाल के कर ही लोगे। जैसे उसमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, आई थिंक थॉमस एडिसन के साथ थे ना, उनका नाम मैं भूल गया, जिनको उनका पार्टनर बनना था, आई थिंक थॉमस एडिसन का, वो बुक की स्टोरी है ना। तो उनके अंदर बर्निंग डिज़ायर था कि भाई मेरे को थॉमस एडिसन का कैसे भी पार्टनर बनना ही बनना है। अब वो था दुनिया के किसी अलग कोने में रहता था वो बंदा, बट स्टिल उसने ट्रेन पकड़ी, वो एक कोने से दूसरे कोने में आया और बिना टिकट पैसे भी नहीं थे, हर चीज़ छोड़ छाड़ के वो आ गया। और जब उसको वहाँ पे पहुँचा जहाँ पे थॉमस एडिसन आई थिंक रहते थे, तो वहाँ पे वो कुछ था नहीं, ऐसा पार्टनरशिप का कोई रोल नहीं था। उनको कोई छोटी मोटी जॉब मिली, उन्होंने वो छोटी जॉब कर ली, और वो छोटी जॉब करते करते एक टाइम ऐसा है उन्होंने कुछ तो एक चीज़ इन्वेंट करी थी जिसके लिए सबने बोल दिया था कि नहीं ये नहीं चलेगा, बट उस बंदे ने बोला कि मैं चला के दिखाता हूँ, और उसने वो प्रोडक्ट उनका बिकाया और फिर उनका पार्टनर बन गया। तो ये स्टोरी से उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच में ना पूरा बताया गया था कि कैसे जब आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होता है ना, आप रास्ते खुद ब खुद बना लेते हो। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए आई थिंक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके पीछे बर्निंग डिज़ायर कर रहे हो, आपका गोल क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम लोग कहीं यही गलती कर देते हैं, कई बार ये गोल बना लेते हैं कि यार पैसा ही गोल है, और इसके जैसे वो पैसे के पीछे भागते रहते हैं, और कई बार वो पैसे से भी वो गोल फुलफिल नहीं हो पाता है। इसलिए देखना, आप जितने भी हम भी बुक्स में भी पढ़ते हैं और अच्छे लोगों से मिलते हैं, वो लोग यही बोलते हैं ना, पैसा सेकेंडरी रखो, कुछ हायर गोल होना चाहिए। जैसे आप मे बी रास्ते के खड्डे पूरे खत्म हो जाए, या फिर आप जानवरों का भला कर रहे हो, विजनरी कुछ ऐसे गोल होने चाहिए जो वो फुलफिलमेंट ज़्यादा देगा कंपेयर टू, और पैसा बाय प्रोडक्ट में आ जाएगा। ये कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया अभी तक। नहीं, बहुत सही बात भी बोली आपने। आई थिंक अगर वो हैविंग अ डिज़ायर एंड और उसका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर इफ दैट बैलेंस इज देयर, अगर आप सिर्फ यू आर नॉट जस्ट मनी तो आप शायद उतना आगे नहीं जा पाओगे, आप कभी सेटिस्फाइड ही नहीं रह पाओगे। आप वो इन द रेल्म ऑफ हंग्री घोस्ट बन के रह जाओगे। बुद्धिज्म का एक फिलॉसफी है, व्हील ऑफ लाइफ बोलते हैं जिसे, ऊपर सबसे हेवन होता है, नीचे हेल होता है। हेल के जस्ट लग के है ना एक बोलते हैं, वो होता है इन द रेल्म ऑफ हंग्री घोस्ट। तो वहाँ पे ऐसे एकदम मैं विजुअल्स डाल देना उसके, तो ऐसे पतले से लोग होते हैं जिनका बेली एकदम निकला रहता है। वो ऐसे लोग होते हैं जो लोग अपनी लाइफ में गुनाह किए होते हैं, गलत काम किए होते हैं, तो उनको सज़ा के तौर पर मिलता है। तो वो कितना भी खा ले उनका पेट नहीं भरता है। तो वैसे टाइप का नहीं बनना है हमें, कोई भी चीज़ को लेकर, चाहे पैसा हो, फेम हो, कुछ भी हो। फैंटास्टिक। एक और बात इसमें मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है अबाउट मास्टरमाइंड। और जैसे हम बोलते हैं कि वी आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल वी स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम। राइट।
तो मास्टरमाइंड होना, मास्टरमाइंड आई एम श्योर ये हमारे अट्रैक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस तरह के लोग होंगे उसी तरह का हमारा माइंडसेट होगा और उसी तरह की लाइफ को भी हम लीड करेंगे, है ना। तो आपको लगता है कि ये होना बहुत क्रूशियल है लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा। जैसे कि अभी मैंने रिसेंटली एक डॉक्टर के साथ भी पॉडकास्ट किया, उन्होंने भी वही बात कर रहे थे कि कैसे आजकल हम अपने आप को सेक्लूड करते जा रहे हैं। कई सारे मैंने पॉडकास्ट किया, सही है, मतलब कई सारे लोग की ना बातें चाहे अलग अलग फील्ड की हो, बट सब एक जगह जाके मिल जाती है, मुझे ऐसा लगता है। वो कोर प्रिंसिपल्स है ना, वो लाइफ के हर जगह पे सेम है। तो ये जो आपने बात बोली ना मास्टरमाइंड की कम्युनिटी होने की, बेसिकली कम्युनिटी ना, मास्टरमाइंड मतलब लाइक माइंडेड लोग हैं जो मिलकर बात कर पा रहे हैं, एक दूसरे से अपने आइडिया शेयर कर पा रहे हैं। करेक्ट। आजकल मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम ये हो रहा है ना, हम इतना मोबाइल में घुसे हुए हैं, इतना अकेलेपन में घुसे हुए हैं ना, कि हम वो कम्युनिटी का फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो रही है, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सब लेवल की बातें हो रही थी। बट वो सब का भी कोर रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि हम बहुत अकेलेपन में जा रहे हैं। पहले लोग फैमिलीज में, जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, फिर बोले जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, न्यूक्लियस फैमिली रहना है। अब बोले माँ बाप के साथ भी नहीं रहना है, सिर्फ बीवी बच्चे रहेंगे। फिर लोगों ने डिवोर्स करना भी चालू कर दिया, फिर बच्चा भी नहीं करना है। मतलब लोग है ना ऐसा अपने आप को सेक्लूड करते जा रहे हैं, और ये चीज़ बहुत हार्मफुल है। हमें आपने पढ़ी होगी कई सारी बुक्स है, हम सोशल क्रिएचर्स हैं। जब तक हम सोशलाइज नहीं करेंगे तब तक हम लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ सकते। एक नोआ उनकी कौन सी हरारी, नोआ हरारी है उनका नाम, नोआ हरारी। उनकी बुक का नाम क्या है? वो बहुत अच्छी बुक है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस में भी ना वो ये चीज़ बता रहे थे कि हम एज अ रेस बाकी सारे जानवरों से क्यों आगे बढ़ पाए, क्योंकि हमने कोलैबोरेट करना चालू किया। मतलब अगर आप एक जगह पे 100 कुत्तों को साथ में रख दो तो वो शायद से आपस में लड़ झगड़ के सब खत्म कर देंगे, लेकिन 100 इंसानों को रख दो, उनको कोई एक गोल दे दो और साथ में काम करो, वहाँ पे शहर बन जाएगा। इतना पावर। और ये कोलैबोरेशन, कम्युनिकेट कर पाना, हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, जानवर नहीं कर पाते कई बार, जिस लेवल पे हम कर पाते हैं कॉम्प्लिकेटेड के साथ। ये हमारे यूएसपी है, इसकी वजह से हमें ना हज़ारों साल से सर्वाइव कर पाए, और हम लोग वही छोड़ रहे हैं। तो मास्टरमाइंड के कोर प्रिंसिपल्स बहुत ये है कि आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना भी स्टार्ट करो जो आपके जैसा सोचते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है हम अकेले क्यों होते हैं, क्योंकि हम कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते लोगों से। जैसे कि अभी हम जिस लेवल पे आ गए, हम लोग ना नॉर्मल बात करने में इतना मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कर लेंगे लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं खींच सकते। आपने भी नोटिस किया होगा, ऐसा कई बार होता है। हमारे जो दोस्त पहले थे, शायद 10 साल पहले, जिनके साथ बहुत मजा आता था, आज शायद उनके साथ आपको इतना मजा ना है। थोड़ा बहुत मजा आएगा, एक दिन 2 दिन चिल आउट कर सकते हो। अगर मैं उनको बोले आपको उनके साथ ही रहना है, 1 हफ्ता रह लो, 2 हफ्ता, तो अपन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी मेंटालिटी हम अलग लेवल का सोचने लग गए, अलग लेवल पर हम काम करने लगे, हमें मज़ा ही नहीं आएगा। तो मास्टरमाइंड ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कि ऐसे लोगों को साथ में लेके आओ जो आपके जैसा सोचते हैं, आपके जैसा विजन रखते हैं और आइडियाज शेयर कर सकते हैं। अब वो डिफरेंट फील्ड के भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम यूट्यूबर ही साथ में मिले। कोई एक बिजनेसमैन है, कोई एक कैमरामैन है, कोई एक जॉब करता है, लेकिन हाँ कुछ बड़ा विजन है साथ में कुछ करने का, मे बी कोलैबोरेट करने का। मे बी यही एक सिद्धांत है कि कोलैबोरेट करना है, तो वो मिल रहे हैं और आइडिया शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो वो बहुत हेल्प करता है आइडियाज़ भी लाने में, एग्जीक्यूट करने में और रिजल्ट्स भी अचीव करने में। तो बहुत सारे लेकिन लोगों का ना सवाल होता है कि बहुत मुश्किल है उनके लिए, अगेन बहुत थोड़ा बिलीफ कंसर्न रहता है उनको कि यार मैं ऐसे ग्रुप का पार्ट कैसे बनूं, या मैं अपना ग्रुप कैसे क्रिएट करूं, इस तरह का मास्टरमाइंड ग्रुप। तो आपका उनके लिए क्या सजेशन है? देखो, मैं अपना बताऊं, मैंने तो ऐसे किया, मैं कंटेंट क्रिएट करा, वहीं से मैंने अपनी कम्युनिटीज़ बना रहा हूँ। कंटेंट क्रिएशन ने ही मुझे जहाँ पे हूँ उसकी वजह से आया, तो मैं तो बोलूँगा आप लोग भी कंटेंट क्रिएट करो, और उधर से आपकी कम्युनिटी बनना स्टार्ट होगी। प्लस आप एक और चीज़ कर सकते हो, इवेंट्स पे जाना। लाइक माइंडेड लोगों के बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं। तो मुझे तो कई सारे इंटरेस्टिंग लोग इवेंट्स पे ही मिले हैं। इवेंट पे लोग कई बार सोचते हैं कि सीखने मिलेगा, ये हाँ वो सब मिलता है, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो किसी भी इवेंट पे जाके होती है वो होती है नेटवर्किंग। आपको ऐसे लोगों से आपकी पहचान हो जाएगी, ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जो शायद से आपको बहुत अच्छा बिजनेस दे दे, और शायद से आपका मास्टरमाइंड का लोग पार्ट भी बन जाए, और जो मेरे साथ हुआ भी है। तो ये चीज़ ज़रूर करना, इवेंट्स पे जाओ। ऐसी जगह, अगर हमें बिजनेस का भी प्रिंसिपल है ना, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है, आपको कंघी बेचना है, तो अगर रूम फुल ऑफ गंजों के सामने आप कंघी बेचने की कोशिश करोगे तो नहीं मिलेगा। आपके पास कंघी है, आपको बाल वाले, तो ऐसा ग्रुप चाहिए जहाँ पे बाल वाले लोग हैं। तो अगर आपको मास्टरमाइंड बनाना है, आपको ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना है जिस आप इंस्पायर होते हैं, वैसी जगह पे जाओ ना। और यूजुअली ऐसे लोग इवेंट्स पे ही आते हैं, और तो कहीं मिलेंगे नहीं, आप घर घर जाके तो कर नहीं सकते हो। और कोई है आपके पास तो बताओ आइडियाज़ में मास्टरमाइंड के लिए? मास्टरमाइंड के लिए मुझे लगता है यही है, और कई बार ऐसा भी होता है कि नॉट नेसेसरी यू आर डायरेक्टली इन टच विद दोज पीपल, बट आप किसी की किताब पढ़ के, है ना, आप उनसे बात तो नहीं कर पाओगे ऑफ कोर्स, बट उनका कंटेंट कंज्यूम करके बहुत सारे थॉट ले सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में तो जस्ट बिकॉज ऑफ वी गॉट पॉडकास्ट इन प्लेस, तो बहुत रॉ कंटेंट मिल जाता है हमें,
बहुत ओरिजिनल लोगों का जो फीलिंग है, एक्सपीरियंसेस है, वो सुनने को समझने को मिल जाते हैं. ऑफ कोर्स यू कांट कम्युनिकेट, बट एटलीस्ट वन वे यू कैन गेट इंस्पिरेशन एंड यू कैन लर्न फ्रॉम इट. राइट, ये वाली चीज़ जो आपने बोला ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अपना बिलीव बनाने के लिए. कई बार है ना वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी होता है कुछ, आस्क बिलीव एंड अचीव. तो वो आस्क, बिलीव और बिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. रिसीव करने के लिए बोलते हैं ना, तो वो बिलीव कई बार कब आता है, जब है ना आप ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चालू करते हो जिसने ऑलरेडी कर दिया. मैंने पर्सनली नोटिस किया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कभी बिलियनर से नहीं मिला था, तो अभी ओडू का इवेंट हुआ, वहाँ पे मैं गया, तो वहाँ पे मुझे मालूम भी नहीं था वो बंदा बिलियनर है. तो उनके साथ डिनर कर रहा है, बातें कर रहा है, और मैं उनको बुक्स के बारे में बता रहा हूँ क्योंकि बुक में अपनी अथॉरिटी तो है ही. तो वो तो मुझे, लेकिन ये तब मुझे मालूम भी नहीं था कि वो बिलियनर है. 4 बिलियन की कुछ तो उनका नेटवर्थ है, विच इज़ नाइस. तो पहले कभी मिला नहीं था, मैं मिला उनसे, तो मिला तो एक सेंस ऑफ बिलीफ आया कि यार ये भी तो इंसान ही है, ये भी है, ही स्मार्ट, नो डाउट ही स्मार्ट, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग. तो वो तो हम इंस्पायर हो गए, हम भी कर सकते हैं. तो एक बिलीव आना चालू था कि मैं भी कर सकता हूँ. बट जब तक हम बिलियनर सिर्फ एक पेडिस्टल पे डाल के हमने छोड़ दिया बिलियनर, कंटेंट क्रिएटर्स, तब तक हम वो बन नहीं पाएंगे. बट जब आप ऐसे लोगों से मिलना चालू करोगे, हमारी बातें सुनना स्टार्ट करोगे, जब जैसे पॉडकास्ट सुनना चालू करोगे, धीरे धीरे रियलाइज होगा कि यार ये बंदा भी तो मेरे जैसे ही है. और ये मेरे साथ हुआ है. मैं कंटेंट क्रिएटर, पहले मुझे लगता था जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं जिनके इंटरव्यूज ये सब चीज़, वो लोग कुछ बहुत खतरनाक होते होंगे, बहुत स्मार्ट है, क्या बोलते हैं यार, इतना ज़बरदस्त बोलते हैं, क्या स्क्रिप्ट लिखते हैं, ये वो करते हैं. जब तक मैं ऐसा सोच रहा था, बहुत पेडिस्टल पे लोगों को रखा, तब तक मैं नहीं कंटेंट क्रिएटर बना. बट फिर मैंने रियलाइज किया कि ये मेरे से भी गए गुजरे लोग हैं जो कंटेंट बना रहे हैं. वो बिलीव लाया उनके कंटेंट देख के, उनसे मिल के मैं भी, तो लगा नहीं कर सकता हूँ मैं भी. और मैंने तब किया, और तब मैं भी कंटेंट क्रिएटर बन गया. तो आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट पावर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज़ करने का ये है कि अपना बिलीव बनाओ. और बिलीव बनाने के लिए आप ऐसे लोगों के साथ हैंग आउट करना चालू करो, ऐसा कंटेंट एटलीस्ट देखो जहाँ पे वो लोग हो जो ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं. करेक्ट. एक किताब जो सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पढ़ी है, जिसके थ्रू लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझा, द सीक्रेट. आपने किताब आई एम श्योर पढ़ी है और समझा भी है, और इसके बारे में बात भी किया आपने. तो आपको क्या लगता है कि क्या जो ये जो किताब है, ये किताब आप कह सकते हो कि वन ऑफ दोज बुक्स है जो लोगों को डेफिनेटली पढ़नी चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं? तो आई थिंक टू बी ऑनेस्ट मेरे को मैंने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से नहीं सुना. मैं यूजुअली ऑडियो बुक सुनता हूँ. हाँ. तो मे भी जब मैंने उसको सुना हो तो शायद मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान से ना सुना, बट मुझे ठीक लगी. मतलब ऐसा नहीं था कि ये पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. उससे बेटर अगर मुझसे पूछे तो थिंक एंड ग्रो रिच मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है. अच्छा, ओके. कंपैरेटिवली वो और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बातें करती है, कंसिस्टेंसी के बारे में बात करती है, मास्टरमाइंड, मतलब और सारे प्रिंसिपल्स जो ज़रूरी है, सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है. उसके अंदर बताया, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच में ये भी बताया कि कैसे आपको प्लानिंग करनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए. वो सब चीज़ें थोड़ा और डेफिनेटिव है, मुझे ऐसा लग रहा है. तो हेल्पफुल ज़्यादा मुझे थिंक एंड ग्रो रिच ज़्यादा लगी. ओके. जैसे कई बार जब हम बिलीफ की बात करते हैं, जैसे द सीक्रेट में भी बताया गया कि पावर ऑफ बिलीफ की, जो भी आपने भी शेयर किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसको बिल्ड करना चाहिए. तो क्योंकि कहीं ना बिलीफ का ही तो इशू आता है. फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि किसी रास्ते से मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ, है ना, लेकिन सेल्फ डाउट आता है फिर कि यार ये तो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ. हाँ. वो उसकी किस्मत अच्छी, मेरी नहीं है. राइट. तो बिलीफ लेवल को बढ़ाने के लिए क्या टूल यूज करने चाहिए लोगों को? राइट. आई थिंक सबसे पहली चीज़ जो मैंने किया था वो बुक से थी. बुक रीड करना स्टार्ट किया. ऐसे लोगों बोलते हैं ना, अगर आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है तो 2-3 रास्ते होते हैं अपनी लाइफ चेंज करने के लिए. आइदर यू कैन चेंज थ्रू स्टोरीज, आइदर यू कैन चेंज थ्रू योर हैबिट्स, आइदर यू कैन चेंज थ्रू योर एनवायरनमेंट. ऐसे 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है. तो आदतें, आप अगर अपनी अच्छी लाइफ में अपनी आदतें बना रहे हो तो भी चेंजेस आएंगे. और अगर आप लोगों से सीख भी रहे हो, एनवायरनमेंट, वो सारी चीज़ पे. एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टोरीज, कहानियाँ. तो ऐसी कहानियाँ सुनो, ऐसी कहानियाँ जो आपको इंस्पायर करे, इसलिए चलती भी है कहानियाँ. बोलते हैं ना, एक बुक है वायर्ड फॉर स्टोरीज. हमारा दिमाग वायर्ड है उस तरीके से, स्टोरीज़ के थ्रू हमें ना सुनने मज़ा आता है और हम हुक हो जाते हैं, और स्टोरीज़ की बातें हमें याद रह जाती है. जैसे कि फॉर एग्जांपल, इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल किसी ने तो दिया था कि आप 5वीं में आपने मैथ्स में पढ़ा, आपको नहीं याद रहेगा. 10वीं में भी शायद आपने मैथ्स में पढ़ा, कुछ याद है क्या क्या पढ़ा अपन ने, हार्डली कोई याद रहेगा. बट जब हम सीनियर केजी, फर्स्ट केजी में थे, वो हैर एंड टॉर्टोइस की स्टोरी आज भी याद है. सबको याद रहती है. तो कहानियाँ ना, तो एकदम बचपन में भी हम कोई कहानी सुन लेते तो कई बार वो पूरी ज़िंदगी भर याद रह जाती है. लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले भी जो शायद हमने टेक्निकल चीज़ें सीखी होगी वो हमें नहीं याद रहेगी, हम भूल जाते हैं उस चीज़ को. तो हमारा दिमाग वायर्ड है कि हम कहानियाँ सुनते हैं और कहानियों से हम इंस्पायर होते हैं. और वो कहानियाँ बनी भी इसलिए थी कि मैसेज पास ऑन करने की. जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले लैंग्वेज नहीं थी, लोग बात नहीं कर पाते थे, तो वो केव पेंटिंग करके बता देते कि भाई ये शेर है, इसके पास जाओगे तो ये तुमको खा लेगा. तो
ये भी सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, स्टोरीज, कहानियों के थ्रू हम सर्वाइव करें। शायद वो कुछ कहानियाँ गलत थी, कुछ सही थी, बट वो कहीं ना कहीं कहानियों ने हमें हेल्प किया है सर्वाइव करने में। इसलिए ही कहानी, हमारा दिमाग वायर्ड भी है स्टोरीज के लिए। तो कहानियाँ सुनो, कहानियाँ, अच्छी कहानियाँ सुनो, जितनी रियल कहानियाँ सुनोगे मुझे लगता है और अच्छा है। और हम लोग कहीं ना कहीं कंटेंट क्रिएटर से कहानियाँ ही बता रहे, अपनी कहानी बता रहे, किसी और की कहानी बता रहे, पॉडकास्ट में लाके कहानियाँ पूछ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको बिलीव बनाने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि आपको बिलीव आना चालू होगा। कहानी क्योंकि इम्पैक्ट करते हैं दिमाग में, इट क्रिएट्स इमोशन। इमोशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल चीज़ है कुछ भी एक्शन लेने के लिए, और कहानियों से ज़्यादा कुछ इमोशन आई थिंक क्रिएट नहीं कर पाती है। राइट, अब मूवीज में भी हम देखते हैं 3-3 घंटे के एक मूवी देख लेते हैं, इंस्पायर हो जाते हैं, मार्कस ये क्या एक कहानी कोई वीडियो में देख लेते हैं, कहानी इसके साथ ऐसा हुआ, एकदम गुस्सा आ जाता है, ये क्या कर रहा है, लोग झगड़े करने लग जाते हैं। लेकिन कई लोग अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं, कुछ लोग अच्छा कर लेते हैं। तो वो इमोशंस भी अराइज बहुत अच्छे से करता है स्टोरीज। तो ये 3 चीज़ें मैं बोलूँगा करो, और हैबिट्स लाने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, अच्छी आदतें डालो। ये कैसे किया जा सकता है? कैसे सही हैबिट्स बिल्ड कर? सही हैबिट्स तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग वाई से स्टार्ट होता है। मेरा तो हैबिट ऐसी बना, बुक रीडिंग का जो हैबिट होता है वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग वाई कि क्यों करना है। तो मैंने जब बुक्स क्यों रीड करा, क्योंकि स्कूल कॉलेज में भी हमें बचपन से बोला गया बुक पढ़ो, एग्जाम लिखो, पास आउट हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन नहीं था कि यार इससे होता है क्या, अमीर बनते हैं क्या, नहीं, बस लोग बोल रहे थे इसलिए कर रहा था। लेकिन मैंने बुक रीड करना कब चालू किया, जब मेरा सच में वाई क्लियर हुआ, लॉजिकल और इमोशनल दोनों रीज़न से, कि बुक रीड करना है। क्योंकि जितने भी मिलियनर्स बिलियनर्स है बुक रीड करता है, जितने भी लीडर्स है वो रीडर्स है, जितने भी लोगों को मतलब मैं बहुत ऊंची निगाहों से देखता था कि यार बिल गेट्स, इलॉन मस्क, ये वो, मतलब जिनको देखता सब रीडर्स निकले। तो मेरा एक कन्विक्शन बहुत बढ़ गया मेरा कि यार ये बुक्स तो रीड करना ही पड़ेगा, मेरे को भी आगे बढ़ना है। तो और क्योंकि वो मेरा रीज़न इतना स्ट्रांग हो गया, इसीलिए फिर मैं बोरिंग बुक भी पढ़ने लग गया। अभी जैसे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक है, उससे बोरिंग नहीं, अच्छी इंटरेस्टिंग बुक है। बट कई सारी बुक्स जो नहीं भी, वो भी मैं पढ़ लेता था क्योंकि मेरे को वाई क्लियर था क्यों पढ़ना है। तो कई लोग ये भी पूछते हैं ना कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी नहीं पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है आपको वो बुक पढ़नी चाहिए जिसके पीछे का रीज़न आपको ज़्यादा स्ट्रांग है। तो जैसे कि अगर मैं इमोशनली स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप इमोशन से रिलेटेड बुक पढ़ो, क्योंकि आपका उसके लिए वाई, आपको पता है इमोशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने इमोशन हैंडल नहीं कर पा रहा, तो चलो ये बुक पढ़ लेते। तो आपका कन्विक्शन रहेगा वो चीज़ करने का, तो वो हो जाएगा। तो आप उसी के थ्रू हैबिट्स भी आना स्टार्ट होती है। और हैबिट्स लाने का फिर एटॉमिक हैबिट, मिनी हैबिट, टेक्निकल चीज़ें देखा जाए तो वो लोग यही बोलते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें करने जाओ, वैसे चीज़ें करो, वो सब चीज़ पे भी करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने देखा वो सब चीज़ें भी इतनी सस्टेन नहीं कर पाती है कई बार, जब तक आपका स्ट्रॉन्ग वाई ना हो और ज़्यादा अच्छा एनवायरनमेंट ना हो, तब तक मुझे लगता है हैबिट नहीं बन पाती है। आप अगर है ना अमित भाई, मैं तुम्हारे साथ मिलते रहूँगा तो मैं और अच्छा पॉडकास्टर बन जाऊँगा और ज़्यादा पॉडकास्ट करूँगा, क्योंकि आपकी संगत, वही सोशल, जितनी भी हम बात कर रहे थे ना, सोशल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैक्सिमम लोग नहीं कर पा रहे, उसका प्रॉब्लम ही है कि आपका सोशल सर्कल बहुत ख़राब है, या फिर आप कंटेंट ऐसा देख रहे हो जो बहुत ख़राब है। ऐसे लोगों को देखना चालू करो जो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ रहना चालू करो जो अच्छे हैबिट्स डाल रहे हैं। वो सबसे पावरफुल होगा हैबिट बनाने के लिए। अमेजिंग, अमेजिंग, सही कहा आपने। इसमें यहाँ पर मैं एक बात करूँगा अबाउट एक किताब है बहुत ही अच्छी, द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड, मर्फी की, जोसेफ मर्फी की, ठीक है। तो ये जो किताब है ये बात करती है अबाउट आवर सबकॉन्शियस माइंड एंड उसको रीप्रोग्राम कैसे किया जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है? आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड वही जो हमारी प्रोग्रामिंग हुई है बचपन से, क्योंकि हम जब बचपन छोटे होते हैं तो अपने पूरा खाली स्लेट होता है, बट फिर कुछ चीज़ें फीड की जाती है हमारे दिमाग में कि ये ऐसा होता है, ये दूध पियोगे तो ऐसा हो जाएगा, मच्छी के ऊपर दूध पियोगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर आप किताबें पढ़ाई लिखाई करके अच्छे जॉब करोगे तो आप सक्सेसफुल बन जाओ। तो जब हम छोटे बचपन से आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता, लेकिन हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारी सोसाइटी हमें कुछ चीज़ें फीड करके हमारे बता देती है कि ऐसे ऐसे ज़िंदगी जी जाती है। वो हमारी प्रोग्रामिंग हो गई। अब जो प्रोग्रामिंग हमें अभी राइट नाउ करना है, जैसे मुझे बात करना है, वो प्रोग्रामिंग कॉन्शियसली मैं कर रहा हूँ, बट बहुत सारी बातें पीछे भी है जो हमें नहीं पता है, बट हमारे दिमाग में किसी ना किसी सिखाया है, कहीं ना कहीं हमने देखा है, इधर थ्रू ऑडियो, इधर थ्रू विजुअल यानी काइनेस्थेटिक, ये 3 तरीके से हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीख लिया है कि यार आग पे टच करेंगे तो लग जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बैठ गई है सबकॉन्शियसली। तो आग जैसी दिखेंगे मैं उससे दूर भाग जाऊंगा। तो सबकॉन्शियस आई थिंक बहुत ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि कॉन्शियसली तो हम बहुत कुछ चीज़ें ही कर पाते हैं। अभी मैं एक ही चीज़ कर पा रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल पा रहा हूँ, बट सबकॉन्शियसली एक बहुत बड़ा डोमेन है, मतलब वो बहुत वास्ट है, बहुत पावरफुल है अगर हम उसको प्रोग्राम कर ले। और हैबिट्स, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वो होती है, आप सबकॉन्शियसली इतना ट्रेन कर देते हो अपने ब्रेन को कि यार, जैसे कि आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, हम गाड़ी चलाते हैं, स्टार्टिंग में गाड़ी चलाते हैं तो कितना हर चीज़ का क्लच चाहिए बराबर, और सब ट्राई करने के बाद भी नहीं हो पाता है, सब इधर उधर कुछ ना कुछ गाड़ी बंद पड़ रही है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन फिर एक टाइम आ जाता है, इतनी हैबिट हो जाती है कि साला
कुछ सोच रहे दिमाग में, कुछ चल रहा है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंच गए, मालूम भी नहीं पड़ा कैसे पहुंच गए। हुआ आपके साथ? बिल्कुल सही, बिल्कुल। कई बार होता है, शिट भाई यहाँ से आया कैसे, कॉलेज से यहाँ तक पहुंच गया, शिट मेरा एक्सीडेंट हो गया था क्योंकि अपने दिमाग से कई बार पहुंच गया, बट सबकॉन्शियसली इतना ट्रेन हो गया कि अपने आप सब हो रहा है। इतना पावरफुल है सबकॉन्शियस माइंड, तो उसको अगर हम गलत तरीके से ट्रेन कर ले तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसको अच्छे तरीके से ट्रेन कर ले तो वो आपको ऑटोमेटिकली आपको अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग मैक्सिमम लोगों ने उसको गंदी तरीके से प्रोग्राम करके रखा है, तो हम लोग जा रहे हैं गटर की तरफ। ऐसा है। तो इसको सबकॉन्शियस को एक सही डायरेक्शन में, जैसे मान लेते हैं जो हमारे ऑडियंस है वो अब तक उनके पुराने बिलीव्स थे, कुछ सबकॉन्शियस जो बिलीव्स हैं वो थोड़े से अलग तरह के हैं, और अब नाउ इट इज़ टाइम फॉर रीडिज़ाइन इट, वो उनको रीडिज़ाइन करना है। तो क्या तरीके हैं जिससे वो रीडिज़ाइन कर सकते हैं अपने सबकॉन्शियस बिलीफ को? राइट, आई थिंक यही मैंने जो पहले बताया ना, स्टोरीज एक है, स्टोरीज सुनना स्टार्ट कर सकते हो, एनवायरनमेंट चेंज करो। प्लस में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेपिटेशन। हर चीज़ का रेपिटेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक वो डॉक्टर का नाम मैं भूल गया हूँ, एक डॉक्टर है, उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि हम 7 साल तक 14 साल तक मतलब 7 साल तक आई थिंक सारी प्रोग्रामिंग, कई सारी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग हो जाती है, और कई बार वो ज़िंदगी भर वो प्रोग्रामिंग रहती है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो सिवाय एक तरीके के। वो एक तरीका है रेपिटेशन। ओके, आप रिपीट कर लो। जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या बोले, दूध पीने से आपका पेट खराब होता है, ये प्रोग्रामिंग हो गई है, मे बी बचपन से ये सिखाया गया है, लेकिन आप रिपीटेडली 10 लोग से मैं बुलवाऊँ कि नहीं दूध पीने से कुछ नहीं होता, दूध पीने से कुछ नहीं होता, दूध पीने से कुछ नहीं होता, मैंने वीडियो में भी देखा दूध पीने से कुछ नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं वो रिपीटेशन दिमाग को बताएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट बात बोल रहा है और इतनी बार बोल रहा है मतलब सच होगी, तो वो सबकॉन्शियस को वो रिप्रोग्राम करना चालू करेगा। इसलिए रिपीटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना है तो रिपीटेडली सुनो। अब ये भी एक बहुत बड़ा हुआ है, कई बार कमेंट भी आता है कि भाई आप वही पुरानी बातें कर रहे हो, वही सारी चीज़ें बोल रहे हो, ये तो सब बुक में यही बातें बताई गई है, और लोगों को बोर होने लगता है। फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको है ना हमेशा नई चीज़ें के पीछे नहीं जाना है, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लोग है ना बोर ही मैंने एक वीडियो बनाया इसके ऊपर कि बी बोर्ड टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। आज के टाइम पे सबको ना बोर नहीं होना है, लेकिन आप उन 99% लोग बोर नहीं होना चाहते, लेकिन आप उन 1% में आ जाओगे ना जो बोर होने में कंफर्टेबल है और वो रिपीटेशन में काम कर सकता है बोरिंग वाला, तो ये आप आगे बढ़ोगे। और ये चीज़ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी बता रहा हूँ भाई, मतलब मैं भी नॉवेल्टी बहुत पसंद करता हूँ, नई मूवी, नया ये नया वो, नई चीज़ें बहुत मज़ा आती है, लेकिन है ना वो आपको सक्सेस नहीं देती है। मैंने खुद नए बिजनेसेस ट्राई किया, कभी मैंने ये किया, मतलब पैसे कमाने के लिए मैंने 6, 7, 8 तरीके अप्लाई करे, कभी ऐप बनाए हमने, कभी वेबसाइट बनाई, कभी मेंबरशिप वेबसाइट बनाई, और ये मुझे लगता है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सर्विस बिजनेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल सर्विस देना स्टार्ट किया लोगों को, और जैसे स्टार्टिंग में स्टार्ट किया, कुछ लाखों रुपए आना चालू है, अच्छा लगा, अब लगा कि हाँ ये तो कर सकता है, तो मैंने छोड़ दिया, कुछ और बिजनेस करने लग गया। वो सबसे बड़ी गलती थी। बेटर ये होता कि अगर मैंने वो जो बिजनेस किया उससे मुझे आया, अब बोरियत हो रही है कोई बात नहीं, अब सिस्टम बना ले, प्रोसेस बना ले, डेलीगेट कर ले, कुछ लोगों को ले ले जो मेरे बिहाफ में सर्विसेज दे सके। वो समझदारी होती है वो बोरिंग काम को करने में। इनफैक्ट ये बोला भी जाता है, बिजनेसेस वही सक्सेसफुल होते हैं जो बोरिंग टास्क बार बार करना जान जाता है। जो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह कूदते रहते हैं वो लोग नहीं आगे बढ़ पाते। द डिफरेंस बिटवीन 1 लाख 1 करोड़ टू मल्टी करोड़ या बिलियन वो यही है कि ये लोग है ना सिर्फ नए चीज़ में फंस जाएंगे, ये लोग है ना एक चीज़ पकड़ लेंगे और उसको एकदम घुस जाएंगे। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, कोई एक चीज़ पकड़ लो उसमें घुस जाओ। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है गूगल। गूगल ने एक वर्ड पकड़ा, सर्च, और सर्च में वो सबसे खतरनाक है। आपको कोई भी चीज़ सर्च करनी है, आपको गूगल पे जाना है। वीडियो सर्च करना है तो उसने यूट्यूब ले लिया, अगर आपको कहीं जाना है, मेरे को आज यहाँ गूगल मैप ले लिया, तो वो लोग ने वो सर्च एक वर्ड को पकड़ के उसमें ही वो लोग पूरा घुस गए। वो लोग ये नहीं बोलेंगे अब मुझे सर्च इंजन छोड़ के मुझे अब ग्लास भी बनानी है। वो लोग बना नहीं सकते क्या? बना सकते हैं। एप्पल ने भी यही गलती की थी ना, जब स्टीव जॉब्स को निकाल दिया था, वो लोग बहुत सारी चीज़ें करने लग गए थे। तो स्टीव जॉब को जब वापस लेके आया गया तो उन्होंने बोला सारी फालतू चीज़ें कम करो एंड फोकस ऑन द वेरी फ्यू, कुछ चीज़ों पे फोकस करो, और वो कुछ चीज़ें जो अच्छी चल रही है उन पे ही फोकस करके वापस से एप्पल आगे बढ़ा। तो आई थिंक वो नैरो फोकस होके वो बोरिंग टास्क बार बार कर पाना ही आपको लाइफ में सक्सेस देगा, चाहे जिम हो, चाहे रीडिंग हो, कहीं पे भी। तो हम लोग कई बार ये बोरिंग बात आप लोगों को लग रही होगी, हम लोग ये सेम बातें ही कर रहे हैं। लेकिन बहुत इंप्रेसिव बात बोली आपने, बहुत डीप बात है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत डेप्थ है, मतलब बहुत ज़रूरी है वो ये बार बार प्रोग्रामिंग होना। बार बार मैं आपको बोलना कि भाई नेटवर्क बनाओ, बार बार स्टोरी सुनो, बोर होगा, सुनो, तभी तो वो सबकॉन्शियस में बैठेगा, वरना वो निगलेक्ट कर देगा। जब तक कॉन्शियस में वो बोलेगा ये बोरिंग बात है, हटाओ उसको लगेगा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जब रिपीटेशन होगा धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस में जाएगा और वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी, जिससे सारे चेंजेस आएंगे लाइफ में। करेक्ट। जैसे आपने ना ये खैर ये बात आपने बहुत ही सही बोली, क्योंकि मैंने भी अपनी लाइफ में भी एक्सपीरियंस किया है और बहुत जगह हमने किताबों में भी पढ़ा है कि सक्सेस कम्स विद बोरिंग टास्क।
जब तक आप वो फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आप वो बोरिंग काम को बार बार करते हो तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता. इट इज एक्चुअली ट्रू. लाइक कई बार क्या होता है, किताब पढ़ना भी कई बार बहुत बोरिंग होता है, लेकिन कई बार आपको उतना कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है, लेकिन आप कहते हो कि नहीं, लेट मी सी. आप क्यूरियस होते हो, आप जानना चाहते हो, और आप ये हैबिट जब अडॉप्ट करके रखते हो तो कुछ ना कुछ आप गेन ही करते रहते हो उससे. राइट. तो एक और किताब है रोंडा बहन की, द मैजिक, जो ग्रैटिट्यूड के बारे में बात करते हैं. क्योंकि मैंने आपको देखा आप ग्रैटिट्यूड के बारे में बहुत बात करते हैं. हाँ, राइट है ना. तो आप कितना इंपॉर्टेंट है ग्रैटिट्यूड का होना, यू नो. आई मीन इट इज नॉट अबाउट चेंजिंग अदर्स लाइफ, बट हमारी खुद की लाइफ को बदलने में. आई थिंक ग्रैटिट्यूड का सबसे मेन कोर यही अपने लिए है, दूसरों के लिए नहीं है. जैसे कि अगर कोई इंसान हमें छोड़ के चला गया, अगर मैं उसके ऊपर रोने लग जाऊँ कि उसने मुझे क्यों छोड़ के चले गया, तो मैं अपना प्रोग्राम अगेन देखो, ये रेपिटेशन, लोग इसमें ही कई बार नेगेटिव चीज़ की रेपिटेशन करने लग जाते हैं. मेरी लाइफ ख़राब है, उसने मुझे छोड़ दी, मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ. वो नेगेटिव बातें वो लोग कई बार रूमिनेट करते रहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है. उनकी एनर्जी लो होती है, उनका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाता है. जबकि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज़ मुझे बहुत पावरफुल जो लगती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, ये इट्स एवरीथिंग इज अबाउट एनर्जी. आपकी क्या एनर्जी है. आपने खुद देखा होगा अमित भाई, हमने कई बार जब हम अच्छे एनर्जी में होते हैं तो हम 10 काम कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. हाँ. लेकिन जब खराब एनर्जी रहती है ना, एक काम करने भी ऐसा लगता है जान पे आ रहा है, क्या है, बेकार है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ग्रैटिट्यूड क्या है कि आपकी एनर्जी अच्छी कर देता है ना, कि आपका फोकस हटा देता है. इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक बुक है, बहुत अच्छी बुक है, मैं लोगों को पढ़नी चाहिए, हैप्पीनेस एडवांटेज. आपने पढ़ी? हाँ. उसके अंदर वो बताते, वो एक्सरसाइज करते थे. मतलब वो बंदा हार्वर्ड का बंदा है, वो हार्वर्ड में भी उसने नोटिस किया, हैप्पीनेस के ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया. उसने देखा कि यार हार्वर्ड में भी मैक्सिमम लोग दुखी है, रो रहे हैं, बट और वो उन कुछ लोगों में से था जो उनको अच्छा लगता था, हैप्पी था वो. और उसने नोटिस किया, मतलब उसने रिसर्च करके ये लिंक निकाला कि जितना आप ज़िंदगी में खुश रहते हो, अच्छा फील करते हो, उतने आपके रिजल्ट्स बढ़ते हैं. और जो लोग खुश नहीं रहते हैं, हार्वर्ड में होने के बाद भी रो रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स भी खराब हो रहे हैं. वहीं अफ्रीका के बच्चे, वो लोग नहीं रो रहे हैं, वो लोग अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं. लोग स्कूल आने भी उनको ग्रेटिट्यूड फील होता है कि यार मुझे स्कूल में आने का मौका मिल रहा है. जबकि हार्वर्ड में जाने के बाद भी कुछ लोग रोते रहते हैं कि यार क्या इतना सारा होमवर्क है, इतना सारा काम है, बहुत प्रेशर है. तो वो उनकी लाइफ भी खराब कर रहा है, उनके रिजल्ट्स भी खराब कर रहा है. जबकि हैप्पीनेस एडवांटेज बोल रहा है आपको, आपके हैप्पीनेस को आपका एडवांटेज बनाना है जो आपको सक्सेस देगा. तो वो बुक में एक बहुत अच्छा सा वो एक्सरसाइज करते हैं. बोले जब भी मैं जाता हूँ कहीं CEOs यूएस लोगों से पूछता हूँ, एक इंडिकेटर है जो बताता है कि आप कितने पॉजिटिव, नेगेटिव और कैसा सही है. तो वो एक्सरसाइज कैसी होती है, बैंक रॉबरी का वो एक बोलते हैं, अलग अलग लोगों से पूछते हैं कि अगर बैंक में आप चले गए, एक दिन आप वहाँ पे हो, पैसे निकालने गए और तभी वहाँ पे रॉबरी हो गई और किसी ने आपको गोली मार दी, आपके पैर पे गोली लग गई, तो आप क्या बोलोगे, अच्छी चीज़ हुई, बुरी चीज़ हुई? मतलब हाँ, वैसे तो बुरी चीज़ हुई. हाँ. तो ये इसके ऊपर है ना, वो बोलते थे ऐसा नहीं बोलना चाहिए. जो उन्होंने रिसर्च करके उन्होंने बोला कि जब उन्होंने नोटिस किया जो लोग ज़्यादा हैप्पी थे, ज़्यादा सक्सेसफुल थे ना, उस पर जो बुरी चीज़ थी, तो क्यों बुरी चीज़ थी आप बताओ. ऐसा पैर में लगी, क्या पैर में गोली लगी इसलिए ना. तो उन्होंने वही बोला कि यार बेवजह यही दिन मिला था जाने के लिए, मेरी पैर में कोई गोली लगी. अच्छा एक ही गोली थी, एक ही बंदे को गोली लगी, वो उसको लगी. वो ऐसा बोलता है. तो वो बुरा हुआ अच्छा हुआ, तो मैक्सिमम बोले बुरा हुआ जो हैप्पी अनहैप्पी भी थे लाइफ में. तो उन्होंने बोला बुरा हुआ क्योंकि यार मेरी पैर पे लगनी थी, मैं ही मिला था, कभी और लोग चला लेते गोली. लेकिन जो खुश थे और जो ग्रेटिट्यूड वाले लोग थे ना, उन्होंने उल्टा बोला कि यार बच गया, सिर्फ पैर में गोली लगी, अच्छा हुआ दिल पे नहीं लगी, मर भी सकता था मैं. और अब तो अच्छा हुआ पैर में गोली लगी, अच्छा हुआ बहुत टाइम तक मैं छुट्टी भी ले सकता हूँ चाहिए तो. अब मैं शायद न्यूज़ में भी आऊँगा, लोग मेरा इंटरव्यू भी लेंगे. तो वो पॉजिटिव फ्रेम, मतलब गोली लगने को भी आप पॉजिटिव देखना चालू करोगे तो उससे कुछ पॉजिटिव निकाल लोगे. अगर एक बंदा है, उसको गोली लग गई, अब वो रो रहा है यार क्यों लग गया, वो इतना टेंशन में, कोई इंटरव्यू लेने भी आएगा, बोले नहीं मैं तकलीफ में हूँ, समझ, वो एनर्जी एकदम नेगेटिव में चलेगी. तो जो प्रॉब्लम्स भी थी, जिसको वो अपॉर्चुनिटी बना सकता था, उसने अपॉर्चुनिटी भी बनाई, अपना खराब कर लिया और रोते रह गया. वहीं दूसरा बंदा शायद उसको गोली लगती है, उसने उसको एडवांटेज बना लिया कि अब इंटरव्यू देता हूँ, मैं अपना नाम बढ़ाता हूँ, थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा ले लेता हूँ और एक हीरो बन जाएगा. वो समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ. तो वो एक उसने बोला कि ये ज़रूरी है. आप है ना, कितना भी आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, अगर आप उसको ग्रैटिट्यूड की तरह देखोगे, एक पॉजिटिव लाइट में देख के ग्रैटिट्यूड करके, ऊपर लगा शुक्र है पैर में ही लगी, यहाँ पे नहीं लगी, इससे भी बुरा हो सकता था. तो वो आपका मेंटल स्टेट अच्छा कर देगा, आपकी एनर्जी बढ़ा देगा, और एनर्जी अच्छी होगी तो कुछ ना कुछ आप पॉजिटिव एक्शन ले लोगे. और ये आप कई बार मेरे साथ भी होता है अमित भाई, अपने सबके साथ होता है. अपना जब मूड खराब रहता है ना, तो सामने से कोई बहुत अच्छा बंदा जा रहा होगा, मिलियनर जा रहा होगा, जिससे हम बात करके उससे नेटवर्क कर सकते थे. मूड खराब था, अपन बोलेंगे छोड़ यार अभी मन नहीं है, बट पॉजिटिव था, रहे यार बिलियनर है, चलो मिलते हैं, मे भी नेटवर्क हो गया, मे भी अपना बिजनेस बढ़ गया, मे भी लाख की डील क्लोज हो गई. समझ रहे हो, एक सिर्फ चेंज ग्रैटिट्यूड और अपनी पॉजिटिव स्टेट का, ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है, जो मैं रियलाइज़ करता हूँ. इसलिए मुझे लगता है ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हम लोग में भी बोलते हैं लाइफ में, मतलब इस्लाम में भी ये चीज़ है, शुक्र और सब्र,
और ये दोनों वर्ड ही इतने पावरफुल है, मुझे लगता है इसके ऊपर 10 बुक पढ़ लो आप लोग। शुक्र करना सीख जाओ, जो ग्रैटिट्यूड है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा, और सबर, पेशेंस। हमें पेशेंस ही नहीं है किसी भी चीज़ का, चाहे बॉडी बनाना हो, चाहे पैसे कमाना हो, चाहे कोई बात बोल दिया उसका सुन लिया, पेशेंस नहीं है। रिलेशनशिप में भी पेशेंस नहीं है, सीधे लड़ना चालू कर देते हैं। ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ग्रैटिट्यूड और पेशेंस। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आई थिंक ज़िंदगी भर अपना प्रैक्टिस होते रहेगी, लेकिन अच्छा इसको ही प्रैक्टिस करना है अपने को, और दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत सही बोला आपने। जो ये शुक्र एंड सबर अगर किसी के अंदर है तो फिर तो बात ही क्या है। सारे कोर देखोगे ना अपने सेल्फ हेल्प की, इसमें ही चले जाते हैं मैक्सिमम सारे कोर्स यही है, कोर शुक्र और सबर। हाँ, क्योंकि सबर के साथ पेशेंस के साथ साथ कंसिस्टेंसी भी आ गया, एंड देन बहुत सारी चीजें इसमें अपने आप ही आ जाती है। राइट, ग्रेट। आई लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी यही है ना, वेटिंग फॉर द राइट रिजल्ट, यू नो, वेटिंग फॉर द मास्टर प्लान टू हैपन। हाँ, राइट। ग्रेट ग्रेट। अब ना एक चीज मुझे आप बताइए, जैसे क्या होता है कि जब हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन की ना, उसमें कुछ ना टर्म्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे अगर बात करें तो जैसे पावर ऑफ वर्ड्स, हमारे वर्ड्स में कितनी पावर है, या पावर ऑफ सेल्फ टॉक, मतलब पावर ऑफ वर्ड्स का ही हिस्सा है सेल्फ टॉक भी। तो कहीं ना जब लोग लोग समझते हैं कि यार ये सब नहीं करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं उनकी ना सेल्फ टॉक खराब है, और जब सेल्फ टॉक खराब होती है तो एक गलत एनर्जी या वाइब्रेशन निकलती है। सो ट्रू, है ना। तो सेल्फ टॉक का जो है, या फिर जो पावर ऑफ वर्ड्स है, वर्ड्स जो इस्तेमाल करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए बहुत ज़्यादा। राइट, तो ये इसको बेटर कैसे किया जा सकता है? राइट, आई थिंक बेटर आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि जब कब आप गलत जा रहे हो। कैसे ग्रेविटी कैसी है ना, आप मानो ना मानो ग्रेविटी पे ग्रेविटी काम करेगी। मैं यहाँ से मेरा मोबाइल गिर गया, नहीं चाहते हुए भी गिर गया। वैसे ही ना, अगर हम छोड़ देंगे ना अपने आप को, तो हम नेगेटिविटी की तरफ ही जाते हैं, ऐसा देखा गया है। ओके, एंट्रोपी की तरफ जाते हैं। चीज़ अगर जैसे ये पूरा स्टूडियो इतना अच्छा सा बना है, इसको अगर हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये डिके होने लग जाएगा। हाँ। चीज़ों को बनाने के लिए ना मेंटेन करना पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ता है। छोड़ दोगे तो खराब हो जाएगा। तो अपने वर्ड्स और ये सारी चीज़ आप छोड़ दोगे ना, जो निकल रहा है मुँह में बकते रहो, गालियाँ आ रही है देते रहो, आप उस पर कंट्रोल नहीं रखे हो, आप उसको जाने दे रहे हो, तो वो खराब की तरफ ही जाएगी। और वो खराब की तरफ जाके, अगर आपने जो बात की रेपिटेशन वाली, आप जो बोलते हो वो रिपीट हो रही है ना। हाँ। आप जो भी बोल रहे हो, सामने वाला सुन रहा है, बट उससे पहले आप सुन रहे हो। हाँ। तो वो आपके दिमाग में फीड हो रहा है। तो आप जितना नेगेटिव बोलोगे उतना वो आपका दिमाग फीड हो रहा है कि हाँ यही है। अगर आप बोल रहे हो मैं गरीब हूँ, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कोई और बोल रहा है, चाहे आप अपने आप से खुद से बोल रहे हो। कम्युनिकेशन भी 2 तरीके के होते हैं, एक दूसरों से करते हो, और आप उससे इंपॉर्टेंट जो आप खुद से करते हो। तो आप जो बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम अपने आप से क्या बोल रहे हैं। और कई बार जब हम दूसरों को भी बोल रहे होते हैं ना, बोलते हैं ना, जब हम दूसरों में भी अपनी परछाई देखते हैं, हम बोलते हैं तू बहुत लेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हम भी जानते हैं हम भी लेट करते हैं, तो वो अपने आप को भी बोल रहे होते हैं कि इतना लेट, समझ रहे हो। काइंड ऑफ कैसा रहता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप दूसरों को भी क्या बोल रहे हो, अपने आप को भी क्या बोल रहे हो। तो पहली चीज़ तो ये एक्नॉलेज करना स्टार्ट करो कि मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ। अगर आप अपने आसपास जिसके साथ रहते हो, चाहिए तो आप उनको भी बोल सकते हो कि मैं ज़्यादा नेगेटिव मेरे को जाने मत दे, क्योंकि ये फ्लो है, एक बार आ गया तो आ गया, बहुत ज़्यादा लोग निकल जाते हैं। एक कंट्रोल, एक्नॉलेजमेंट रखना चाहिए, और अपने आप को फिर धीरे धीरे ट्राई करते रहना चाहिए मेरे सबसे पॉजिटिविटी की तरफ जाने के लिए। और उसके लिए बहुत सारे तरीके, वही बुक्स पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, जितना हम बोलते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट। और कौन सी बुक, एज अ मैन थिंक इट जो बुक है, छोटी सी बुक है, बट उसके अंदर वही हुआ है, अपना माइंड इज लाइक अ गार्डन, अगर आप उसको ऐसे छोड़ दोगे वो खराब हो जाएगा। उसमें अच्छे अच्छे बीज डालते रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें बोते रहो। तो ये पॉडकास्ट एक तरीके के बीज है जो कुछ ना कुछ अच्छा ही निकालेगी। उसके बारे में हम सोचेंगे, फिर वही अच्छे वर्ड्स निकलेंगे, अच्छी चीज़ें सुनेंगे, अच्छे वर्ड्स निकलेंगे। मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम है, हम लोग बिग बॉस देखते हैं, वहाँ पे गालियाँ देखते हैं, छोटे छोटे रील्स देखते हैं जिसमें सिर्फ फालतू बातें आ रही है, सिर्फ गंदगी है और कुछ भी नहीं है। मतलब सुपरफिशियल लेवल की चीज़ें हैं। ऐसे सेलिब्रिटी से हम इंस्पायर हो रहे हैं जिनको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम क्या कॉन्फिडेंट रहेंगे। हम देख रहे हैं कि जितने भी सेलिब्रिटीज अपने आप को काट पीट के एकदम अच्छे परफेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सबको मालूम है कोई परफेक्ट नहीं है। तो हम ऐसे लोगों से इंस्पायर ही मत हो, ऐसे लोगों को देखो ही मत, ऐसे लोगों की बातें ही समझ सुनो जिनके अंदर वो डेप्थ नहीं है। मैंने एक चीज़ में बहुत बिलीव करता हूँ अमित भाई, लाइफ में ना डेप्थ होना चाहिए। सिर्फ सुपरफिशियल लेवल पे जो लोग भी जी रहे हैं ना, वो एकदम इधर से उधर पुदक रहा है, कुछ कर नहीं पाता है। अब देखो, कोई भी चीज़, जो भी इंसान लाइफ में कुछ तोड़ा है या फिर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बना है ना, सिर्फ पैसे और फेम की बात नहीं करूँगा, जो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, जिनके बारे में शायद आज भी हम बात करते हैं, वो लोग ऐसे सिद्धांत वाले, प्रिंसिपल्स वाले लोग कि यार झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो नहीं बोलेंगे भाई, ट्राई करेंगे, एटलीस्ट 99% नहीं बोलेंगे झूठ। अब यहाँ पे हम लोग इससे लोगों से इंस्पायर हो रहे हैं जो साला यहाँ पे बोल रहे झूठ मत बोलो या फिर शुक्र मत का, फिर लोग 10 बिग चीज़ कर रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत कॉन्ट्रडिक्शन रहता है, ऐसे लोगों से हम इंस्पायर होते हैं। तो ऐसे लोगों से इंस्पायर मत हो, ऐसे लोगों को सुनो ही मत,
ट्राइड थोड़ा एक्सट्रीम जा रहा है, बट मुझे लगता है आपकी लाइफ के लिए तो बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट 5-10 साल ये चीज़ कर लो, उसके बाद थोड़ा अपने आपको रिलैक्स कर देना चलेगा। बट कुछ टाइम के लिए ऐसे लोगों को एकदम अवॉइड कर दो, ऐसे कंटेंट को अवॉइड कर दो जो आपको नेगेटिविटी फीड कर रहा है, क्योंकि जो जाएगा फिर वही इन आउट वही निकलेगा। झगड़े देखते रहूँगा तो मैं भी झगड़ा ही करूँगा। हाँ, ऐसा है। इसमें ना कहीं एक और चीज़ बहुत सारी सभी किताबों में बात की गई है, इसमें भी कहीं ना कहीं बहुत बार बात की गई है अबाउट हमारी इमेजिनेशन के बारे में, विजुअलाइजेशन के बारे में। एक इंसान, कई बार बहुत सारे लोग ना विजुअलाइज कर नहीं पाते वो करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि वो या तो अपने अंदर बिलीफ लैक कर रहे होते हैं, या फोकस लैक कर रहे होते हैं, या अपनी स्टेट को लैक कर रहे होते हैं, और बहुत सारे सेल्फ डाउट होते हैं। उसको इमेजिनेशन करना या विजुअलाइज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोगों के लिए, तकलीफ वाली बात हो जाती है। तो कोई कुछ ऐसा जो आप सजेस्ट करेंगे लोगों को ताकि वो विजुअलाइज बेटर कर पाए? आई थिंक मैंने किसी के ऑथर ने तो बुक पढ़ा था कि ड्रॉ योर लाइफ, उसका एक कॉन्सेप्ट था। ड्रॉ करना चालू करो अपनी ज़िंदगी को जैसा आप चाहते हो। ओके अगर आपको कहीं घूमने जाना, जैसे मेरे को दुबई जाना था, मैंने दुबई वो ड्रॉ किया, तो वो ड्रॉ करके भी वो एक विजुअल इमेज आती है ना आपको। और मुझे लगता है आज के टाइम पे तो यार एआई आ गया है, आप एआई का यूज़ करो। इतने सारे क्या कौन सी मिड जर्नी है, ये वो है, इतने सारे जहाँ पे सिर्फ प्रॉम्प्ट्स डालोगे वो आपको इमेज क्रिएट करके दे देगा। अगर आपको इमेजिनेशन करने इतना प्रॉब्लम हो रही है तो अच्छा, इमेजिनेशन करने का प्रॉब्लम भी क्यों इतना बढ़ रहा है, नहीं हो पा रहा है इमेजिनेशन? मुझे लगता है कि बिकॉज हम बोर नहीं हो रहे। अगेन आप देखोगे ना, जितने भी बड़े बड़े डिस्कवरीज भी कई बार होते हैं ना, वो लोग जब बोर होते हैं तब होते हैं। आई एग्री। अभी आर्किमिडीज की स्टोरी आपने सुनी होगी। वो आर्किमिडीज जब, मतलब ऐसे दो कहानियाँ, दो वर्जन है। एक वर्जन ये है कि यार राजा होता है, उसको एक ताज दिया जाता है जो सोने का होता है, बट उसे लगता है कि वो शायद, उसको लगता है कि वो मिलावट है, कुछ गलत दिया हुआ है, बट वो ऐसी तो बोल नहीं सकता कि आपने मुझे जाली दिया हुआ है। तो वो है ना, आर्किमिडीज को टास्क देता है कि पता करो कि ये असली है कि नकली सोना है। अब वो टाइम पे मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं थे, साइंटिफिक प्रोसीजर्स नहीं थे कि तुम मालूम कर सको, और क्राउन है, तोड़ भी नहीं सकते हो तुम उसको, तोड़ फोड़ के देख लो कि ये सच्ची का सोना है कि नहीं। तो वो उनको प्रॉब्लम सॉल्व करने की दी गई। अब वो बंदा उस बारे में बहुत सोच रहा था, आर्किमिडीज बहुत सोचे कि कैसे क्या करूँ, बट समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन वो क्या करे, वो ऐसे ही नॉर्मली जा रहे थे नहाने के लिए, तो बाथटब में जब वो गए, तो वो जब उसके अंदर घुसे तो उन्होंने नोटिस किया कि पानी ऊपर से जा रहा है। तो वहाँ से उनको आइडिया है, वो वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होता है ना पानी का, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने वेट से कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है पानी का। तो वहाँ पे उनको यूरेका मूवमेंट आया, क्या ये आइडिया आया कि ऐसा हो सकता है। बेसिकली क्या हुआ, और वो इतने एक्साइटेड हो गए इस आइडिया से कि वो नंगे, मतलब ऐसा बोला जाता है कि वो बिना कपड़ों के नंगे रास्ते में भागने गए, यूरेका यूरेका यूरेका। तो ये जो यूरेका बोलते हैं ना, यूरेका मूवमेंट आ गया, वो उधर ही से, उसी कहानी से लिया जाता है यूरेका मूवमेंट का। तो बेसिकली प्रिंसिपल ये था ना कि अगर हर चीज़ का एक डेंसिटी होती है ना, अगर मैं एक लोखंड को एक बोल में पानी में एक लोखंड डालूं तो डिस्प्लेसमेंट पानी का अलग होगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर होगा, कम होगा। सोने का अलग हो। तो उन्होंने क्या किया, जितना सोने का वेट था उतने ही वेट सेम बकेट ऑफ वाटर लिया, सोने वाले को डाला और यहाँ पे वो वाला डाला, तो जिससे पानी का डिस्प्लेसमेंट अलग हुआ और उन लोग को मालूम पड़ पाया कि वो असली था कि नहीं था। तो ये एक बहुत बहुत अच्छा आइडिया था। और ये जो प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आज भी साइंटिफिकली यूज होता है। तो ये बहुत पावरफुल चीज थी। और ये कब आई, जब वो बंदा ना रिलैक्स करके बोर होकर लेटा हुआ था उसमें, तब वो सोच रहे नहीं थे। इवन आइंस्टाइन और ऐसे कई सारे ग्रेट साइंटिस्ट का बोला जाता है, जब वो लोग बोर हो रहे थे ना, तब उनको वो सारे आइडियाज है, डिस्कवरीज है। बट आप सोचो, अगर वो बंदा अपना आर्किमिडीज जी, ये प्रॉब्लम उन्होंने ले लिए, अब वो प्रॉब्लम के साथ वो जा रहे हैं और मोबाइल में अपना स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ ना कुछ देखते जा रहे हैं, हुस्न तेरा तौबा तौबा या कुछ भी चल रहा है, तो उसके दिमाग में वही चल रहा था। क्या वो उसको वो आइडिया आ पाता? और मुझे लगता है आजकल यही हो रहा है। आजकल ना ज्यादा इतनी डिस्कवरीज हो रही नहीं है जितनी पहले होती थी, क्योंकि हम लोग अपने दिमाग को टाइम ही नहीं दे रहे सोचने का, हम बोर ही नहीं हो रहे। और ये होना बहुत जरूरी है, तब हम लोग अच्छी चीजें अचीव कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें कभी जब उसने विजुअलाइज किया, तब ये सारी डिस्कवरीज हो पाई। विजुअलाइजेशन में आया ना कि ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा। कई सारे मेरे को प्रिंसिपल सब याद नहीं आ रहे, बट ब्रॉन्ज की जो रिंग भी बनती है, वो रिंग भी इमेजिनेशन के थ्रू आई थी। तो इमेजिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जितनी भी चीज़ें आज हमारे पास है, वो किसी ना किसी पहले इमेजिनेशन में आया, फिर रियलिटी बनी। बट आजकल प्रॉब्लम है, हम अपने आपको इमेजिनेशन का टाइम ही नहीं दे रहे। हम इतना ज़्यादा कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं, इतना ज़्यादा रील्स देख रहे हैं, इमेजिन क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ फीड करते जा रहे हैं, बस हम सोच रहे ही नहीं, उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे, सही गलत भी नहीं चेक कर रहे। राइट। तो मैंने इसका एक रील भी देखा था, इसके ऊपर एक मैंने रील देखा था आयरॉनिकली इसी टॉपिक के ऊपर। एक लड़की थी, बच्ची थी, वो बोल रही थी, उसने रील में ये था कि वो बोल रही थी, मम्मा मैं बोर हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? तो उसकी मॉम ने बोले कुछ मत कर, वॉच द सीलिंग। तो बोली नो मम्मा, बट उसने बोले नहीं फिर भी देखो। तो उसने स्टार्टिंग में उसको बहुत बोर हो रहा था देखने, लेकिन फिर धीरे धीरे वो पंखे को देखते देखते उसका दिमाग चलने लग गया, वो इमेजिनेशन करने लग गई।
और उसने उसके बारे में फिर उसने ड्राइंग करी, पेंटिंग करी, उसका इमेजिनेटिव ब्रेन चालू करना काम चालू किया, उसने एसेज लिखे और वो कितनी अच्छी स्पीकर भी बन गई। आई थिंक वो बनी है, उसने बहुत अच्छे से बातें भी की। तो ये है कि अपने ब्रेन को टाइम दो, सिर्फ कंज्यूम करके घुसाते मत रहो चीज़ें इसके अंदर। बोर हो, अपने आप आपका दिमाग काम करेगा, इमेजिनेशन कर पाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन से वो मिल रहा है कि यार इमेजिनेशन नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक इस रीजन से नहीं कर पाते, क्योंकि फीड इतना कर, गिव इट सम टाइम, काम करने दो दिमाग को, इमेजिनेशन करेगा, और इमेजिनेशन करेगा तो फिर रियलिटी भी बनेगी कुछ ना कुछ। नहीं, ये आपने बहुत सारे सॉल्यूशन दिया है। हाँ, क्योंकि जब मेरे पास कोई इस प्रॉब्लम को लेकर आता है तो फिर मैं उसे कहता हूँ कि मेडिटेशन में जाओ, ये सब करो, मतलब मैं एक्शन देता हूँ उसको कि क्या करने से तुम कर पाओगे। हाँ, बट होता ही, आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ वही हो रहा है, सेम ही बोल रहा हूँ। ये हाँ, बोले हाँ, एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ, ये भी तो वही है, वही बोर हो रहा है। मेडिटेशन यू डू नथिंग बेसिकली। हाँ, यू डू नथिंग ना, आप सिर्फ सांस लेना, कुछ इनपुट नहीं लेना, आपसे वो भी ऐसी बोर होने दे रहे हो, अपने दिमाग को जाने दे रहे हो। वाह, लेकिन बट दिस इज a fresh way to look at the same thing, डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब ना मैं एक चीज़ के बारे में बात करूंगा, जैसे जब हम बात करते हैं मैनिफेस्टिंग मनी, बहुत सारे लोग पैसा मैनिफेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि लोगों के लाइफ में वो ऑब्वियसली अच्छा समझ रहा हूं, मेरे को भी सबको करना रहता है पैसा, है ना। तो एक किताब है सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड, वो वेल्थ माइंडसेट के बारे में बात करती है बहुत, है ना, टी हार्वी करके, राइट। ठीक है, तो आपका मतलब क्या है, व्हाट डू यू बिलीव इन दैट, कि एक वेल्दी माइंडसेट है क्या? वेल्दी माइंडसेट, आई थिंक जैसा वो बुक में भी बताया गया है कैसे स्कैरसिटी और अबंडेंट माइंडसेट होता है। हमारे इंडियंस का और मैक्सिमम पुअर मेंटालिटी वाले लोग का प्रॉब्लम ये होता है ना कि हम लोग को लगता है ना, हम बचाने पे बहुत फोकस करते हैं, हमें लगता है चीज़ें स्कैर्स है। वही एंशिएंट दिमाग जैसा हमारा था ना कि यार थोड़ा सा फल फ्रूट मिल गया तो उसको अब भी खा लो, भर के खा लो। हम लोगों को क्यों इतना शक्कर, नमक और फैट क्यों पसंद है? सॉल्ट, शुगर एंड फैट बुक में बताया गया। क्यों पसंद है? क्योंकि पहले के टाइम पे वो सब बहुत रेयर होता था, कभी कभी मिलता था, तो हमारा ब्रेन क्या बोलता था, अभी जितना मिल रहा है खा ले फटाफट, पता नहीं कल मिले या ना मिले। बट अब क्या हो गया, हमारे पास खाना एबंडेंट है, बट हमारा ब्रेन अभी भी वो क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक एरा में काम कर रहा है। तो वो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। तो वो जो स्कैरसिटी माइंडसेट है ना, वो पहले के लिए सही था, आज के लिए नहीं है। आज अबंडेंट है चीज़ें माशाल्लाह। मतलब हम अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो, स्पेशली जो लोग वीडियो देख पा रहे हैं, आप लोग ऐसे अबंडेंट है यार। इसके ऊपर भी मतलब एक मैंने देखा था, वो मुझे सही लगी थी बहुत चीज़ की। आपने भी देखा होगा ना, 2 ऑप्शन थे, एक लड़की खड़ी है, उसके पास 2 ऑप्शन है, आई वांट टू लिव लाइक 90% लोगों से ज़्यादा अमीर बन के रहना है, या फिर आई वांट $1 मिलियन, ऐसा कुछ तो था। तो उसने चूज़ किया 90% से ज़्यादा जैसा रहना है, और वो क्लिक हुआ और वो वहीं की वहीं थी। बेसिकली 90% से ऑलरेडी जो था वही 90% ज़्यादा लाइफ जी रही है, वो अच्छी जी रही है। हम लोग का प्रॉब्लम ये ना, हम लोग जो हमारे पास है उसकी कदर नहीं कर पा रहे। हमारे पास बहुत है, अबंडेंट में चीज़ें हैं, और वो अबंडेंट माइंडसेट लाओ। इस बुक में भी ऑथर आई थिंक वही बोल रहे हैं, और रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी भी बोलते हैं ना, लोग है ना बहुत स्कैरसिटी में जीते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने भी देखा होगा, अगर एक जगह पे दूध मिल रहा है 30 रुपया 35 रुपये लीटर, कई बार लोग ना 1 घंटा वेस्ट करके जाएंगे 30 रुपये लीटर लाने में, 5 रुपये बचाएंगे 1 घंटा डाल के, और लोग अपने आप बहुत प्राउड फील करते हैं, मैंने 5 रुपये बचाया। नहीं, यू आर स्टूपिड, आपने 1 घंटे के बदले अपने सिर्फ 5 रुपये बचाने के लिए 1 घंटा दे दिया। ये आता है कि वो स्कैरसिटी। हम लोग पहले एक टाइम था जब स्कैरसिटी माइंडसेट में रहते थे, बट अब आज है, आज आपको है ना पैसे कमा सकते हो। तो वेल्थ इज अबंडेंट। बेसिकली अगर मैं क्रक्स बताना चाहूँ कि ये सोचना चालू करो, बहुत पैसे है दुनिया में, बहुत पैसे हैं, और इसका एक छोटा सा पार्ट आप ऑब्वियसली एक्वायर कर सकते हो। ये माइंडसेट लाना स्टार्ट करो। मैक्सिमम लोग ये माइंडसेट ही नहीं ला पाते कि थिंग्स आर इन अबंडेंट। उनको लगता है कि यार कोई आ जाएगा, कॉम्पिटिटर आ जाएगा। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर इसका टेस्ट भी कर सकते हो कि आप स्कैरसिटी माइंडसेट के हो कि अबंडेंट माइंडसेट के हो। कई सारे लोग जिनके पास बिजनेस का आइडिया आता है, वो आइडिया छुपा के रखते हैं, बोले किसी को बताना नहीं है, कोई मालूम कर लेगा तो सब कर लेगा। और ये यूजुअली वो करते हैं जो बिजनेस में ना ज़्यादा वो नहीं है, नए होते हैं ना, जो नए लोगों को बिजनेस करना होता है, वो लोग ऐसे ही होते हैं, आइडियाज़ वाइडियाज छुपा के रखने की कोशिश करते हैं। बट जो सीजनल बिजनेसमैन होता है ना, वो लोग है ना शेयर करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है भाई आइडिया और एग्जीक्यूशन ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Correct. और एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आप आइडिया बता दो तो शायद कुछ कोलैबोरेशन हो जाए, जो अबंडेंट माइंडसेट रखते हैं। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक भी है, कोलैबोरेशन का पावर, सिनर्जी का पावर सिखाती है। वो यही बोलती है कि हमें ना अबंडेंट रह के सोचोगे तो आप जब अपने आइडियाज़ भी शेयर करोगे तो आपको उसके ऊपर फीडबैक मिलेंगे। शायद से आपका जो आइडिया आपने सोच के रखा था वो बेवकूफ़ वाला आइडिया है, आपको कोई दूसरा इंसान बता देगा इसमें फ्लॉज क्या है, फीडबैक दे देगा। बट आप इतने स्कैरसिटी में हो कि अपने आइडिया कभी बता ही नहीं रहे हो, शेयर ही नहीं कर रहे हो, उसको सब छुपा के रखे हो, वो कभी फिर बड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने उसको इतना छुपा के रखा है। तो ये भी एक है, वेल्थ के लिए ना आपको अबंडेंट माइंडसेट रखना पड़ेगा, आपको बड़ा सोचना पड़ेगा। इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल भी है। अगर आपके पास आपकी एक कोका कोला और पेप्सी का एग्जाम्पल था, कोई तो बुक में ही बताया गया था कि एक बीच थी,
उस बीच में सिर्फ एक कोका कोला की मशीन थी, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ऐसी स्टोरी नहीं है, थोड़ा अलग है, बट अगर एक बीच में सिर्फ एक कोका कोला की मशीन है और उसके साथ पेप्सी ने देखा यहाँ कोका कोला तो पेप्सी डाल दिया, आपको क्या लगता है धंधा बढ़ेगा कम होगा? ये एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें साइकोलॉजी की बुक में बताया गया था ये। ओके तो क्या आपको लगता है धंधा बढ़ेगा कम होगा? क्योंकि कंपटीशन आ गया, हाँ। पहले सिर्फ कोका कोला था, अब पेप्सी भी आ गया, तो आपको क्या लगता है बेकार धंधा बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्यों हाँ। बढ़ेगा? क्योंकि अब लोगों के पास ऑप्शन है, मल्टीपल राइट ऑप्शंस राइट, है। ये ना थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, आपने ना सेकंड ब्रेन का यूज किया, पीछे ही बुक है। एक होता है थिंकिंग, अपने ब्रेन दो होते हैं, एक फास्ट ब्रेन होता है, स्लो ब्रेन होता है। फास्ट ब्रेन हमें ये आंसर देगा जो कई लोग सोचते हैं कि यार मेरा कंपटीशन आ गया, मैंने भी खोला हूँ, इसने भी खोल दिया, अब तो धंधा आधा हो जाएगा। बट जैसे कि आपने भी बोला, बहुत अच्छा आंसर है। पहले क्वेश्चन ये था कि क्या मुझे कोका कोला खरीदना है कि नहीं। अब क्वेश्चन कई बार लोग ये दिमाग में आ जाएगा कि कोका कोला खरीदो या पेप्सी खरीदो, तो वो एक ऑप्शन मिल जाएगा और वो ऑप्शंस कई बार हमें डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। तो ये भी चीज़ है। तो ऐसे जब आप अबेंडेंट मेंटालिटी रखते हो ना, तो आप ये सब चीज़ों की इतनी परवाह नहीं करते, बल्कि उसमें भी आप पॉजिटिविटी ढूंढ के समझते हो कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कोलैब कर सकते हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार ऐसे होते हैं ना, अलग अलग मार्केट्स होती है, एक कपड़े की मार्केट तो सब कपड़े की शॉप्स रहेंगे, रिपेयर शॉप है तो सब रिपेयर ही शॉप है। तो पहले मेरा भी ब्रेन बोलता था क्या लॉजिक है यार, सब एक जगह पे सारा कंपटीशन बढ़ रहेगा कि एक दूसरे का धंधा खा रहे होंगे। बट बाद में मेरे को समझ में आया, जब बिजनेस के बारे में पता चला, ऐसे तो एक एरिया का नाम बनता है कि यार वो कपड़े के लिए फेमस मार्केट है, तो मैक्सिमम लोग कपड़े लेने जाएंगे और उधर सबका धंधा बढ़ेगा। ये अबेंडेंट माइंडसेट है। अच्छा, गुजरातियों में ना ये अबेंडेंट माइंडसेट बहुत होता है। कोलैबोरेशन में वो लोग बिलीव करते हैं, वो लोग है ना एक दूसरे को ऊपर लेके जाने में बिलीव करते हैं कि यार मेरा धंधा हुआ, चल इसका भी बढ़ाता हूँ। और अबेंडेंट सोच के लोग एक दूसरे को ऊपर लेके जाते हैं। और कई बार मैंने देखा है ऐसी भी कई सारी कम्युनिटीज़ है जो है ना एक दूसरे को सिर्फ नीचे खींचते रहती है, क्योंकि उनको लगता है कि स्कैर्स है चीज़ है। तो स्कैर्स मत रखो, अबेंडेंट सोचो, एक्शन लो, और ऊपर वाला जितना आपकी तकदीर में होगा वो मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको एक्शन लेकिन ज़रूर लेना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जो हमने अपनी किताब में पढ़ा होगा, द पावर ऑफ नाउ में, आज पे फोकस करना। लेकिन जो ज़्यादातर लोग हैं वो या तो पास्ट में है या फ्यूचर में है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? यार ये बुक बहुत प्यारी है और खतरनाक बुक है। आई थिंक जब सब है ना, आप अगर मेंटल स्टेट आपका सही नहीं है ना, ये बुक पढ़ोगे तो आप और थोड़े से वो हो जाओगे कि क्या करूँ। क्योंकि मुझे याद है जब मैं थोड़ा अच्छा नहीं फील कर रहा था तब मैंने ये बुक पढ़ी, और ये बुक तो और मेरे को हैवी लगी। बहुत हैवी बुक है। बातें आपको समझ में आ जाएगी बट इट्स वेरी हैवी टू कॉम्प्रीहेंड, क्योंकि सिंपल बातें कई बार हमें लगता है सिंपल इज ईजी, सिंपल इज नॉट ईजी। सिंपल चीज़ें सबसे मुश्किल होती है। जिम जाना सिंपल है बट मैक्सिमम लोग नहीं जा पाएंगे। सर हर सिंपल चीज़ें सुनने में सिंपल लगती है, करना मुश्किल होती है। तो ये चीज़ सिंपल, उसने पावर ऑफ नाउ में क्या बोला कि यार आपको फ्यूचर का नहीं सोचना है, पास्ट का नहीं जाना है। और मैंने भी नोटिस किया कि जितनी भी एंजाइटी होती है हमें, वो क्यों होती है? क्योंकि हम फ्यूचर का सोच रहे होते हैं कि अभी मुझे ये पॉडकास्ट करना है, अभी ये मुझे करना है। मुझे अभी भी होती है, बट मैं अपने को बार बार रिमाइंड करता हूँ कि मुझे अपने प्रेजेंट में रहना है, अब भी रहना है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आई एम प्रेजेंट, और इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसलिए मैं अच्छे से बात भी कर पा रहा हूँ। बट अगर मैं यहीं पे बहुत ज़्यादा सोचने लग जाऊँ कि इसके बाद मुझे यहाँ पे जाना है, ये करना है, वो करना है, तो मैं यहाँ पे भी अच्छे से नहीं रह पाऊँगा, अच्छे से बात नहीं हो पाएगी, ये पूरा ख़राब हो जाएगा। तो पावर ऑफ नाउ में यही बोले कि यार ना, अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बिकॉज इट विल मेक यू एंशियस। अपने फ्यूचर के बारे में अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बिकॉज इट विल मेक यू एंशियस। और अपने पास्ट के बारे में ज़्यादा मत सोचो, इट विल मेक यू डिप्रेशन में चले जाओगे। भले से आप, कई बार ये मेरा थॉट है कि अगर पुराना भी अगर हम अच्छा भी सोचते हैं ना, तो कई बार तो भी बुरा लगता है कि यार वो वक्त चले गया, नॉस्टैल्जिया आता है। बट और बुरा वक्त के बारे में सोचेगा तो बुरा तो लगता ही रहता है। तो क्यों वहाँ पर रहना? यू कैन नेवर, ये कोट है ना बहुत फेमस और जो बहुत पावरफुल है, यू कैन नेवर चेंज योर पास्ट, तो क्यों उसके बारे में सोचना? एंड यू कैन नेवर प्रेडिक्ट योर फ्यूचर, तो क्यों उसके बारे में सोचना? जो चीज़ आप हमारे पास है वो हमारा प्रेजेंट, इसलिए शायद उसको प्रेजेंट बोलते हैं। इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ प्रेजेंट। उसमें ही रहो, और उसमें रहने के लिए आई थिंक हमने भी लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, प्रेजेंट में रहने के लिए क्या है, अपने सेंसेस को और ऊपर लेके आओ। आई थिंक इसलिए मेडिटेशन, ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल है, नमाज, ये सारी चीज़ें बहुत पावरफुल है, क्योंकि वो आपको प्रेजेंट में रहना सिखाती है कि आपको ऐसा अभी तकबीर बोलनी है, आपको अल्लाह अकबर करना है। और मैक्सिमम लोग है ना, टू बी ऑनेस्ट, नमाज गलत पढ़ते हैं। मैं भी काइंड ऑफ गलत पढ़ता, बहुत फास्ट ऐसा करके ऐसा करना है। बल्कि नमाज है ना, बोला जाता है कि खुशू से सुकून से पढ़ो, ऐसा बोलते हैं। आपको ना तो आराम से पढ़ना चाहिए, आपकी आवाज़ सुनाई देना चाहिए, आपको रियलाइज़ होना चाहिए आपका हाथ कहाँ जा रहा है, आप क्या बोल रहे हो, प्रेजेंटली उस मोमेंट में रहना है। आई थिंक मेडिटेशन भी यही है, सेम ही, बीइंग अवेयर, सब बीइंग अवेयर। आप जो सांस ले रहे हो सिर्फ उसको सिर्फ करो। और मैंने अभी किया, अभी मेरे को अभी अच्छा लगा। इंस्टेंट बोलते ना, इंस्टेंट अच्छा फील करना है, क्या करना है, लोग एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, ये करते वो करते। आप सिर्फ सांस ले लो अच्छे से, आप प्रेजेंट में आ गए हो। जितना आप अपने सेंसेस को एक्टिवेट कर दे रहे हो अभी के लिए, ऐसे कई सारे ऑथर्स बताते हैं। आप सेंसेस क्या क्या है, 5 सेंसेस हमारे हैं, तो आप यहाँ वहाँ पे देख लो क्या चीज़ें हैं, गौर से देखो, लेकिन ऐसा नहीं भागना नहीं है।
थोड़ा सा अगर मैंने गौर से देख लिया कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, तो मतलब मैं मोमेंट में जी रहा हूँ। मैंने खुशबू सूंघ लिया थोड़ी सी, अच्छा थोड़ी सी लेदर की आ रही है, थोड़ा सा कारपेट की आ रही है, तो मैं प्रेजेंट में आ गया। मैं बात करते हुए अपनी आवाज़ सुन रहा हूँ, अभी आप बोलोगे तो आपकी आवाज़ सुनूंगा, प्रेजेंट में आ गया। तो इट्स सिंपल बट इट्स डिफिकल्ट। इसीलिए मेडिटेशन की भी बोलते प्रैक्टिस की जाती है। ये भी मेडिटेशन है, काइंड ऑफ मेडिटेट कर रहे हैं हम, अपने सेंसेस से अवेयर हो रहे हैं। तो मैं भी जब कई बार एंशियस होता था तो मैंने ये एक्सरसाइज चालू की थी जो मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग का एंशियसनेस फील होता है, अगर आपको घबराहट ये सब हो रही है ना, तो ट्राई कर सकते हो धीरे धीरे कि थोड़ा सा सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों को देख लो, एक लंबी सी सांस ले लो, स्मेल कर लो, कुछ टेस्ट चाहिए तो अपने मुंह में ऐसा करके टेस्ट ले लो, एक सारे सेंसेस को एक्टिवेट करो, ऐसा हाथ पे यहाँ पे करके देख सकते हो कैसा फील हो रहा है। एंड नाउ वी आर इन द मोमेंट। तो ये बहुत पावरफुल लगा था मुझे। बहुत पावरफुल एक्चुअली में। हाँ, पांचों सेंसेस को एक्टिवेट करना एंड देन एक्सपीरियंसिंग इट। वो आप माइंडफुलनेस स्टेज में आए तो करंट स्टेट में अपने आप आ जाते हो। हाँ, वरना हम अगर आप मतलब थोड़ा ब्यूटीफुल सा चीज़ है यार, जैसे अगर ऐसा देखें हमारी बॉडी और सोल कैसे ना, हमारी सोल भागने की कोशिश कर रही होती है कई बार फ्यूचर में, तो हम अपनी सोल को अपने पास लेके आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी थियरी, आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि सोल ना भाग रही है, कभी पीछे ही जाने की कोशिश कर रही है, कभी आगे, बट हम प्रेजेंट में आके अपनी सोल और उसको अलाइन कर रहे हैं। मुझे ऐसा फील होता है और इसलिए अपने को ना कंप्लीटनेस फील होती है। आई डोंट नो ये क्या बोल रहा हूँ मैं, बट मेरे को ऐसा लगता है। बट ये बात थोड़ी डीप है लेकिन सही है ना। ऐसा कुछ लगता है मेरे को। हम भागना नहीं है, आगे नहीं भागना है, सोल को आगे नहीं लेके जाना है, इधर ही पे रहना है। मतलब फ्यूचर के बारे में सोचो बट उतना नहीं कि आप या आज को छोड़ ही दिया है। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो जो बोलते हैं बारे में, पॉजिटिवली सोचना है। अगर सोचना भी है तो वो विजुअलाइजेशन करके अच्छा फील करना है। मतलब मैंने इतने सारे लोगों के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वालों के साथ पॉडकास्ट किया, सबका जो क्रक्स थोड़ा अच्छा जो मुझे ये समझ में आता है, जो सही लगता है, सोचो बट पॉजिटिवली सोचो। मतलब एंशियस नहीं होना है। लोग एंशियस हो जाते हैं ना कि मैं कर पाऊंगा, ये ट्रैफिक मिल जाएगी, नेगेटिव नहीं, जाऊंगा मैं अच्छे से करूंगा। एक विजुअलाइज कर लो, विजुअलाइजेशन करना है तो पॉजिटिवली कर लो ना, कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ, मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ, लोग मुझसे मिलकर खुश हो रहे हैं, तो वो पॉजिटिविटी के साथ करो ना। अगर विजुअलाइजेशन करो नाउ ऑल्सो आई एम फीलिंग गुड, और एवरीथिंग इज अबाउट फीलिंग्स। तो अच्छा फील करेंगे तो फिर अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट होगी, फिर हमारा एनर्जी अच्छा होगा, हर चीज़ अच्छी जाएगी। तो ये भी एक बहुत कोर प्रिंसिपल है मेरे हिसाब से। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। मैं एक चीज़ जो मुझे आपकी हमेशा से वैसे ही पसंद है कि बहुत जो डीप टॉपिक्स है ना, बहुत एक हल्के तरीके से जो आप समझा देते हो ना, और अलग पर्सपेक्टिव देते हो आप, तो वो बहुत आसानी से समझ में आता है। एंड आई एम श्योर अबाउट इट, बहुत सारे लोगों को समझ में आया होगा। और पता नहीं कितने लोग रिलेट कर पाए, क्योंकि हम कई बार रिलेट भी कर लेंगे। आई थिंक आई एम श्योर कर पाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है ना वो मेरी जैसी है। हाँ, अगर मैं आपकी हर बात से रिलेट कर पा रहा हूँ और डिस्कनेक्ट नहीं महसूस किया मैंने एक मिनट के लिए भी, तो आई एम श्योर अबाउट इट सब लोग कर पाएंगे। चलो अच्छा, तो अच्छा लगेगा। हाँ, और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि उन्हें नया पर्सपेक्टिव मिलेगा आज। राइट, बहुत सारी चीज़ों का। राइट। तो जो बहुत कुछ बातें तो बहुत ही अलग थी कि आपने बोला कि बोर हो, और मैं बोलता मेडिटेट करो, और जो आपने बताया कि ये तो है तो सेम ही। तो मैं कहा तो सही पर्सपेक्टिव है। तो बहुत सारी चीज़ों में आपने जो पर्सपेक्टिव वाली बात की, पर्सपेक्टिव अलग अलग एक्सप्रेस किए, ये तब एक्चुअली ये भी ना तभी आता है जब आप व्हेन योर थॉट्स आर जब आपकी थॉट्स कई जगह ट्रैवल कर चुकी होती है, बहुत सारी किताबों को ट्रैवल कर चुकी होती है, आपने बहुत सारे लोगों को सुना हुआ होता है, आप उनके एक्सपीरियंसेस को जान चुके होते हैं, एंड विद द टाइम जो एक विजडम किताबों की या लोगों की जब आप गेन करते हो, तो वो वहां से निकलते हैं सारे के सारे थॉट जो आपने एक्सप्रेस किए। आई थिंक ये बहुत ही वैल्यूबल होगा जो हमारा जो कन्वर्सेशन है, एंड लोगों को ऐसा नहीं महसूस होगा कि यार ये इतना गहरी बातें नहीं लगेगा। उनको लगेगा यार ये तो जी रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। मतलब ये बोल रहे हैं, पता नहीं ये फॉलो करते नहीं करते, लेकिन ये तो इन बेसिक जो लाइफस्टाइल का पार्ट बनाना, उस पॉजिटिविटी को, थॉट प्रोसेस को, वो ये लोग बना चुके हैं। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन जस्ट डूइंग द एक्टिविटी पार्ट। राइट, एफर्मेशन कर लो, विजुअलाइजेशन कर लो, लेकिन वो सुपरफिशियल है, ये थोड़ा डेप्थ है इसमें। जो हम बात कर रहे हैं इसमें थोड़ा डेप्थ है, अगर लोग समझेंगे तो उनको भी बहुत फायदा होगा। करेक्ट। सो अमेजिंग। सो ऑलमोस्ट एंड में हम अभी पॉडकास्ट के, बट मुझे आपसे ये जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड मैनिफेस्टेशन पर जो भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा है या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, सो बुक रिकमेंडेशन उनके लिए क्या सब हो सकते हैं? मेरे को ऐसा लगता है ना, टू बी ऑनेस्ट, वी शुड बुक, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ ना, जो आपको इंस्पायर कर रही है वो बुक पढ़ो। जैसे अगर आप रिसर्च करो थोड़ा सा, हाँ, तो मज़ा आएगा। अगर मैं सिर्फ बोल दूंगा ना तो उतना नहीं पढ़ेंगे। जैसे मैं तो बोल दूँ जाओ थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ लो, सीक्रेट बुक पढ़ लो, या फिर जितने भी बुक के आपने मेंशन करे सब बहुत ही कमाल की, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जितनी बुक हम सब ने पढ़ी हुई है।
अगर आप हमारी बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो तो जाके यही पढ़ लो, ये तीन बुक मैंने ऑलरेडी बोल ही दिया, बट जाके आप खुद थोड़ा रिसर्च करो, इसमें भी डेप्थ है, इसमें मजा आएगा। जाओ ChatGPT से पूछो विच आर द बेस्ट बुक दैट, थोड़े रीजंस अपने वाई क्लियर करो, तो मुझे लगता है ना तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है आप पढ़ोगे भी। कई बार है ना, मैंने एक और चीज़ सीखी अपने एक्सपीरियंस से, आप बहुत जल्दी किसी को कुछ दे दो ना डायरेक्टली, तो उसकी वैल्यू भी नहीं करता है और वो करता भी नहीं, उसको यूज़ भी नहीं करता है। और मैंने अपने प्रोडक्ट्स हमने खुद किया है, बिजनेस में भी देखा है, आप बहुत पावरफुल चीज़ें बहुत कम रेट में भी दे दोगे ना, वो लोग उसकी वैल्यू नहीं करके यूज़ ही नहीं करेंगे, ना रिजल्ट्स क्रिएट होंगे। आपको ना अपनी वैल्यू और वो एक बैलेंस करना पड़ता है। तो ये चीज़ के लिए भी थोड़ा, और वैल्यू करने के लिए 2-3 चीज़ें आप कर सकते हो। इधर आप पैसे दे दो, जो कि करते हैं, इसीलिए लोग पेड प्रोडक्ट्स ये सब चीज़ चलते क्यों हैं, और उसके जैसे लोग रिजल्ट्स भी कई बार अचीव कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ दिया है, हाँ। उसका कुछ वैल्यू उन्होंने बनाई है अपने जहन में भी, है ना। इसलिए लोग लाखों रुपए देते हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैंने भी दिया लाखों रुपए, उसकी वैल्यू उधर तक पहुंचा और फिर मैंने उससे करोड़ रुपए जनरेट भी करा। लेकिन अगर वो मेरे को सिर्फ फ्री में बोल रहा होता ना, मैं नहीं सुनता सही। क्योंकि हमने उसकी वो वैल्यू नहीं क्रिएट की। ये भी अगर आप थोड़ा रिलेट कर पाओ, ये एब्सोल्युटली सच बोल रहे हो आप। कई बार हम इतनी अच्छी समरीज बनाते हैं, हाँ, और हमें लगता है कि यार ये तो समरी के चक्कर में ये तो पूरा कोर्स बन गया, अगर कोई इसी को देख ले तो लाइफ उसकी वैसे ही बदल जाएगी। भाई बुक, एक बुक लाइफ चेंज कर सकती है, एक बुक लाइफ चेंज कर सकती है। अब वो कौन सी बुक होगी मुझे नहीं पता, लेकिन कर सकती है। कोई एक बुक पकड़ लो आप, और हुआ है। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे ना कोई लोग बोलते हैं हाँ मैंने ये बुक पढ़ा था, मेरी लाइफ चेंज हो गई, ये बुक पढ़ा था। एक लाइव बुक्स कई बार आती है, अभी थोड़ी कम हो रही है क्योंकि हम वीडियोस के ट्रेंड में ज़्यादा चले गए, लेकिन पहले तो सिर्फ बुक्स ही थी। तो आई थिंक इसलिए बुक्स पढ़ो और थोड़ा रिसर्च करके पढ़ो। जाओ खुद जाओ उसके बारे में ढूंढो, और ऑथर कौन था, क्या था, रिलेटेबल लग रहा है क्या, और जाके फिर वो पढ़ोगे ना, थोड़ा डेप्थ में रिसर्च करके जाके एक बुक पकड़ोगे ना, तो बहुत मजा आएगा। और ये बातें हमने आपको फीड कर दी है, जो कि अच्छा है, बट मुझे लगता है आप आगे इन डेप्थ में जाओ। कोई बुक अगर इंटरेस्टिंग लग रही पढ़ो, क्योंकि मैंने नोटिस करा जब हम पढ़ते पढ़ते कोई ज्ञान मिलता है ना, तो उसका वैल्यू ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमने वो टाइम दिया है, मैंने अर्न किया, तो वो ज्ञान ज़्यादा पावरफुल लगता है और हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। रादर देन सिर्फ किसी ने बोल दिया कि तू जा नेटवर्किंग कर, नहीं, मैं जाके अगर 10 पेज 100 पेज पढ़ूंगा ना नेटवर्किंग, फिर मेरे दिमाग में बैठे अच्छा नेटवर्किंग, और फिर आप करोगे भी। वही रेपिटेशन वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, दिमाग में जा रहा है। Exactly. तो ये भी चीज़ आपको आई थिंक मेरे हिसाब से करनी चाहिए। और नहीं, और सही भी बोले, जब हम किताब पढ़ते हैं ना, तो उस पूरे एक चैप्टर में या पूरी एक किताब में ना उसी एक टॉपिक पर बात की जाती है अलग अलग तरीके से, जरूरी अलग अलग एग्जाम्पल से, ताकि वो चीज़ें दिमाग में घुस जाए, ड्रिल हो जाए। सबकॉन्शियस लेवल जो हमने बात की, सबकॉन्शियस में बैठती है। करेक्ट। क्योंकि फिर दिमाग को बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट है। पैसा कमाना क्यों इंपॉर्टेंट, हम पैसे को क्यों इतना वैल्यू करते हैं, क्योंकि 100,000 पर्सपेक्टिव मिल चुके हैं हमको कि पैसा इसलिए इंपॉर्टेंट है। पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तेरी तबीयत खराब हो गई तो पैसा चाहिए, शादी करना है तो पैसा चाहिए, कपड़े लेने तो पैसा चाहिए, ये जितनी भी चीज़ें आपको चाहिए सब पैसे से मिलती है। तो हमने इसलिए अपना पैसा सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। मतलब इतने अलग अलग पर्सपेक्टिव से पैसा ये ड्रिल हो चुका है हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस में बैठ गया पैसा। वरना पैसा तो सिर्फ पेपर है। अगर आप मतलब एकदम फंडामेंटल लेवल पे देखोगे तो वो पेपर है। आज तो पेपर भी नहीं, आज तो सिर्फ नंबर है, मोबाइल टू मोबाइल। अगर आप पूरा बैंकिंग सिस्टम पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है, सब कुछ खतरनाक है। पैसा ऐसी हवा में क्रिएट हो रहा है। पहला था फिएट करेंसी, इसके पहले गोल्ड बैक करेंसी होती थी, तो मतलब इतने डॉलर्स है तो इतना गोल्ड रिजर्व्स में होगा तो ही इतना डॉलर होगा। आज वो गोल्ड नहीं है, आज फिएट करेंसी है, जिनके पीछे मतलब कुछ नहीं है। लोग मतलब चाहिए, गवर्नमेंट और बैंक्स मिलकर जितना चाहे उतना छाप सकती है। अब ये अलग है, मैट्रिक्स वेट्रिक्स में जा रहा है, बट ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आप अगर समझोगे तो पैसा सिर्फ एक मीन्स है, उसको पूरा खुदा मत बनाओ। हाँ इंपॉर्टेंट है, उसको समझो और उसके बारे में सीखो। ये मैं बोलना चाहूँ। नहीं, ग्रेट एडवाइस। और जो आपने एक बहुत अच्छी एडवाइस ये भी दी कि वो किताबें मत सुनो जो हम बता रहे हैं, आप अपनी नीड जानो और उस किताब के अंदर जाओ, और अगर जाओगे तो आप ज़्यादा टाइम तक उसको समझोगे और इम्प्लीमेंट भी करोगे। कन्विक्शन आ गया तो हाँ, क्योंकि आपने भी इसके लिए थोड़ा वक्त भी बिताया होगा, डिटेल में पढ़ा होगा अलग अलग एग्जाम्पल से। तो अगर कोई भी काम करने वाला है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप अगली किताब कौन सी पढ़ने वाले हैं। हाँ, जाके एक बुक तो जरूर पढ़ना, मजा आ जाएगा। मजा आ जाएगा ना। ग्रेट। सो एनी ऑडियंस, हमारे ऑडियंस को कोई फाइनल एडवाइस जिसको आपको लगता है कि यार ये 1 या 2 रूल जो है आप लाइफ में इंप्लीमेंट करो, आप लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्टेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लाइफ में ग्रो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कर पाओगे। 2 चीज़ें, एक इन और एक आउट। क्या घुसा रहे हो अपने दिमाग में वो इम्प्रूव कर दो, बुक्स पढ़ो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो, अच्छे लोगों से अच्छी बातें फीड करो, और आउट अच्छे काम करो, अच्छे एक्शंस लो। नोट सिर्फ देखो, अगर सिर्फ आप देखते रहोगे तो आधा ही काम हुआ है। अगर आप सिर्फ माइंडसेट पे काम करोगे तो आधा काम हुआ है। मेरे हिसाब से ना 2 चीज़ें चाहिए लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। एक अच्छा माइंडसेट जिसमें बिलीव सब जो हमने बातें की वो आता है, और उसके बाद आता है स्किल्स। कुछ तो हुनर होना चाहिए, वरना वो अधूरा रह जाएगा आपका। आप है ना सिर्फ एक बहुत पोटेंशियल वाले पावरफुल इंसान बन के रह जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। अगर वो पोटेंशियल को आपको रीच करना है
तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। अब वो कुछ क्या होगा वो आपको मालूम पड़ेगा। आप बोलने में अच्छे हो, पॉडकास्ट शूट करो। अगर आप डांस में अच्छे हो, डांस करो। अगर आपको लिखने में अच्छे हो, किताब लिखो। कुछ निकलना चाहिए, इन आउट। मैक्सिमम लोग मुझे लगता है एंशियस होते हैं, नेगेटिविटी आती है, बहुत प्रॉब्लम उनकी लाइफ में। बताओ क्यों है? क्योंकि वो लोग से फीड करते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं 100 बातें, ये बात, ये इससे एक्सरसाइज करो, ये करो, वो करो, भर रहे अपने आप को नॉलेज से, बहुत सारी चीज़ से, बट उनका निकल रहा नहीं है। ये भी अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कनेक्ट हो रहा है, अगर आप नोटिस करोगे तो हर चीज़ का एक फ्लो होना चाहिए ज़िंदगी में। पैसे भी अगर आपने बहुत सारे जमा करके रखे हैं, उसका कुछ काम नहीं आ रहा है, खराब है आपके लिए भी, पूरे देश के, पूरे इकोनॉमी के लिए खराब है। पैसे का भी फ्लो होना चाहिए, जीडीपी का होना चाहिए। वैसे ही मुझे लगता है एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। तो आप जो सीख रहे हो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन हम अपनी लाइफ में अच्छा कर पा रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि हम सीख रहे हैं और क्रिएट करके आपको सिखा भी रहे हैं। तो एक फ्लो मेंटेन है। और आप खुद नोटिस करना अमित भाई, अगर आपने ये कंटेंट बंद कर दो और सिर्फ कंज्यूम करते रहो, आपका दिमाग खराब होने लग जाएगा। आप चिड़चिड़े हो जाओगे, क्योंकि आप वो निकलना भी बहुत जरूरी है। और वो निकलने का एक बहुत अच्छा तरीका कंटेंट है, जैसा हम कर रहे हैं। आपको कंटेंट में इंटरेस्ट है तो कंटेंट करो, कंटेंट नहीं करना तो कुछ और तरीके से कुछ ना कुछ तो सिखाओ और कुछ एक्शन लो। ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जब आप किसी को सिखाने लगते हो तो उसके लिए आपको ना बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। है ना? कहीं मैंने एक जगह पढ़ी थी, अगर आप कोई चीज़ किसी को सिखा नहीं पा रहे हो तो यानी कि आपने खुद ने नहीं सीखा, नहीं मालूम है। राइट। तो और इंटरेस्टिंग बात लेकिन क्या है मालूम, क्या अमित भाई, इसमें भी है कई बार लोगों को ना ये क्वेश्चन भी आता है, मेरे स्टूडेंट भी पूछते हैं कि यार मुझे इसके ऊपर वीडियोस बनाना है बट मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं बोला सिखाना चालू कर, अपने आप तो एक्सपर्ट बनना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपने खुद नोटिस करेगा, हम लोग कई बार जब सिखाने जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली अपना भी क्लियर होते जाता है। अपने को भी समझ में आने लग जाता है। फाइनमेंट टेक्निक भी बोलते हैं इसी को, कि अगर आपको कोई चीज़, कोई टॉपिक के बारे में अच्छे से सीखना है ना, तो उसको किसी को समझाना चालू करो, क्योंकि समझाते समझाते हमें क्लियर हो जाएगा कि अच्छा ये ऐसा कॉन्सेप्ट था। मेरे साथ बहुत बार हुआ, आपके साथ भी हुआ होगा। कोई आंसर ऐसी फ्लूक में अपन ने चालू किया, थोड़ा बहुत पढ़ के, और मैंने समझाना चालू किया, अब उसको समझ में आया नहीं आया, मेरा क्लियर हो जाता है और मेरे को याद भी हो गया क्योंकि मैंने समझा दिया। तो इसीलिए ये कंटेंट मुझे लगता है और बहुत इंपॉर्टेंट अपने लिए। करेक्ट। सो थैंक यू जिशान भाई, मतलब आई रियली एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच भाई। वेरी लाइट, वेरी डीप, एंड आई एम श्योर लोगों को एक सक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सही थॉट प्रोसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के मिक्स के साथ बहुत सारी चीज़ें आज समझ में आई होंगी। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल दैट यू ट्रैवल्ड ऑल द वे टू दिल्ली, और आपने हमें वक्त दिया आज। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। सेम हियर। सो गाइज, आई एम श्योर आपको मजा आया होगा। तो एक जो मैंने बात बोली है, जिशान भाई ने भी बोली है कि कमेंट बॉक्स में आप वो किताब जरूर लिखेंगे जो आप पढ़ने वाले हैं अपने लिए, और आप उसके बाद भी बता सकते हैं उसके बाद आपकी लाइफ में क्या बदला। और इसके साथ साथ जिशान भाई के जो लिंक है, जो सोशल मीडिया, उसको जरूर फॉलो करना। बहुत ही फंटास्टिक इनकी बुक समरी तो होती है, लेकिन इसके साथ साथ इनके पॉडकास्ट बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे गेस्ट आते हैं। अमित भाई के पॉडकास्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं उसकी लिंक डाल देना, आप अपने पॉडकास्ट देखे हो, अगर वैसे देखा हो नहीं, आई डोंट नो, मेरे चैनल पे भी अमित भाई का है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट अमित भाई ने किया, वो आप जाके चेकआउट करो, तो वापस से हमारा कोलैब आपको दिख जाएगा। डन, हाँ, परफेक्ट है। आई थिंक थर्ड पॉडकास्ट हम कर रहे हैं साथ में ना, आई थिंक सो, हाँ, 2 या 3 हो गया अपना। थर्ड पॉडकास्ट हम साथ में कर रहे हैं, तो मैं वो उसका लिंक भी डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई थी उसमें भी, तो उस पर भी आप देख सकते हो। और इनको जरूर सोशल मीडिया पर आप सारी जगह पर फॉलो कर लेना, ताकि ये एनर्जी, ये किताबों की दुनिया है ना, इससे अभी आप इन डेप्थ जा सको, और ऐसी चीजें समझ में आती हैं कि हर रोज कुछ लगता है यार ये तो आज तो वैल्यू ऐड हो गया, और अब चलो उसको इंप्लीमेंट कर लेता है। क्योंकि मैं इनको हमेशा से सुनता हूं, तो मैं ये इस पर बहुत एम्फेसिस करते हैं कि सीख तो रहे हो, लेकिन इसको चलो इंप्लीमेंट भी कर लेते हैं यार, क्योंकि इंप्लीमेंट करोगे तभी वो इनफ्लो और आउटफ्लो होगा, तभी एक सही एनर्जी आएगी, सिनर्जी आएगी, तभी हम सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच भाई, एंड आई एम ब्लेस्ड दैट यू आर हियर। थैंक यू सो मच।